इज रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं, फिर बात करते हैं इवन नंबर। इवन नंबर जो नंबर 2 से आप इजीली डिवाइड कर सकते हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 की कोई भी नंबर जिसे आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो तो वो नंबर आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए वापस से लेकर आई हूँ वन शॉट वीडियो जो क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए है। और आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है नंबर सिस्टम, जो कि आपके क्लास 9 का चैप्टर 1 है। तो आज हम इस कंप्लीट चैप्टर को वन गो में पढ़ लेंगे। अब इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे तो चलिए उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, कि नंबर होते क्या हैं और प्राइम नंबर क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर, या बाकी जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे जो हमारे एनसीईआरटी बोर्ड्स के लिए मतलब एनसीईआरटी के लिए इंपॉर्टेंट है। 10th के लिए जैसे हमारे पास सीरीज चल रही है तो वो 10th बोर्ड के लिए, तो वो भी आप यहाँ पर बच्चे देख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे रेशनल इरेशनल नंबर क्या होते हैं, फिर कुछ रिप्रेजेंटेशन है नंबर लाइन पर, फिर 2 रेशनल नंबर के बीच में कैसे आपको नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं वो है। बेसिकली ये टॉपिक क्लास 8 में भी आपने पढ़ा हुआ है, बट स्टिल हम दोबारा से इसको पढ़ेंगे। सो बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ताकि आपके बाकी फ्रेंड्स भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें और वो भी अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, और आप रेडी हो जाइएगा पेन एंड नोटबुक के साथ नोट्स प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि ये बेसिकली आप एज ए शॉर्ट नोट्स कंसीडर कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या बन रहे हैं, शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में हमारे पास ये फॉर्म हो रहे हैं। तो ओके, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। और बाकी बच्चे जैसे कि कुछ ऐसा भी क्वेरी रहती है कि मैम हम कुछ और डिफरेंट टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। अब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में देखो क्या आता है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक दैट। सबसे पहले आपको पता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 टिल द इन्फिनिटी जाते हैं। फिर आते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर में जैसे ही 0 इंक्लूड कर दिया जाए, क्या इंक्लूड कर दिया जाए, 0 इंक्लूड कर दिया जाए तो वो बन जाते हैं होल नंबर, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इनको लिखने का तरीका भी होता है कि इसको अगर आप कर्ली ब्रैकेट में लिख देते ना तो वो सेट की फॉर्म में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। होल नंबर में क्या आ जाएगा, 0, 1, 2, 3 टिल द इन्फिनिटी। फिर आते हैं हमारे पास इंटीजर, इसको I या Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इंटीजर बेसिकली होते क्या है, इंटीजर आर द नंबर विच आर द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर। मतलब जितने भी होल नंबर हैं वो और नेचुरल नंबर का नेगेटिव आपको करना है, देन आपके पास इंटीजर फॉर्म हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड यहाँ भी यहाँ तक ये वैल्यू जाती है माइनस इनफाइनाइट और वो वैल्यू जाती है प्लस इनफाइनाइट। आपको ये ध्यान रखना है कि जो नंबर का ऑर्डर होता है तो ये ऑर्डर कैसा होता है, हमारे पास बढ़ता हुआ ऑर्डर होता है, मतलब ये इंक्रीजिंग होता है। इंक्रीजिंग मीन असेंडिंग ऑर्डर, ये इस तरह से फॉर्म होता है अगर आप यहाँ से इस तरह से मूव करते हैं, बिकॉज जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज होती है तो ऑफकोर्स वो पॉजिटिव वैल्यू से तो क्या होती है, लेस देन फॉर्म होती है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, इसके बाद ये तो हो गया इंटीजर। अब जो मेन टॉपिक हमें पढ़ना है विच इज रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो बेसिक डेफिनेशन हर एक स्टूडेंट जानता है दैट ए नंबर दैट कैन बी एक्सटेंड इन द फॉर्म ऑफ p/q। ऐसे नंबर जिन्हें आप p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। और फिर ऐसे नंबर जिन्हें आप p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे वो इरेशनल नंबर होते हैं। फिर दोनों का जो कॉम्बिनेशन आता है, यानी कि दोनों को मिला दो तो बनते हैं रियल नंबर, कि मैम बस क्या इतने ही नंबर हैं, ऑफ कोर्स नॉट। रियल नंबर के बाद आपके पास एक और नंबर आते हैं जिन्हें हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर, जो कि आप क्लास 9th में नहीं क्लास 11th में पढ़ेंगे। एंड अगर आप किसी अदर ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर मैथ ओलंपियाड, तो हो सकता है आप वहाँ पर भी पढ़ लें दैट व्हाट इज द मीन ऑफ इमेजिनरी नंबर, आयोटा, तो वहाँ पे भी आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए, तो ये हमारे पास बेसिक इंट्रो हो गया। ऑड नंबर, इवन नंबर आप सभी अच्छे से जानते हैं। ऑड नंबर वो जो 2 से डिवाइड नहीं हो पाते हैं, इसलिए कहते हैं ना थोड़ा ओड है, 1, 3, 9, 7, 5, ये ओड नंबर। इवन नंबर जिन्हें आप 2 से इजीली डिवाइड कर सकते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर तो होता है द नंबर 1 और एक और फैक्टर होता है द नंबर इटसेल्फ, जस्ट लाइक 3 के आपके पास ओनली 2 फैक्टर है, 1 एंड इटसेल्फ। 7 के आपके पास ओनली 2 फैक्टर है, 1 एंड इटसेल्फ। 9 के आपके पास, ध्यान रखना, 9 के आपके पास ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे, 2 से भी ज़्यादा है। पहला फैक्टर तो है 1, सेकंड फैक्टर हो जाएगा 3, थर्ड फैक्टर हो जाएगा 9। तो ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं बच्चों, कंपोजिट नंबर। ओके,
तो चलिए अब हमारा क्लासिफिकेशन फटाफट से हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक ना फ्लो चार्ट बनाया है, फ्लो चार्ट बनाएंगे बट उसके पहले हम थोड़ा सा रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में भी जान लेते हैं। फिर मैं इसके बाद आपको एक फ्लो चार्ट यहाँ पे शो होगा, तो आपको मेक श्योर कि उसको भी आप प्रॉपर वे में नोट डाउन कर लें। और सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर देखिए डेफिनेशन अभी जस्ट मैंने आपको बताई थी, नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P and Q आर को प्राइम इंटीजर, कि P और Q क्या होने चाहिए, को प्राइम है इंटीजर। अब बात आती है मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जिन दोनों का कोई भी कॉमन फ्रेंड नहीं होता, ठीक है। ऐसे दो पर्सन जिनका कोई कॉमन फ्रेंड नहीं, वो को प्राइम हो जाएंगे। मीन जस्ट लाइक 3 and 5, क्या दोनों में कोई कॉमन है मैम, यस 1 कॉमन आ रहा है, बट 1 को हम नहीं मान रहे हैं, 1 के अलावा कोई भी दोनों में कॉमन नहीं होता है। ऐसे नंबर जिनका HCF 1 होता है उसको हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर हम यहाँ पर कहते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, P and Q क्या है, को प्राइम इंटीजर। अब इंटीजर वर्ड लिखा मीन ये वैल्यू कैसे भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। कैसे भी आपको याद रखना है, क्या 7/0 में यहाँ पे लिख सकती हूँ, 0 में यहाँ पे नहीं लिख सकती, बिकॉज आपको क्या ध्यान रखना है कि देखो अभी यहाँ पे एक बात और इम्पॉर्टेंट आती है कि डिनोमिनेटर 0 के इक्वल कभी भी नहीं होना चाहिए। और ये नेक्स्ट लाइन हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है दैट ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, फ्रैक्शन एंड इंटीजर आर रेशनल, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं, चाहे आप उसमें इंटीजर ऐड कर दें, मतलब नेचुरल नंबर हो जाएंगे, इंटीजर हो जाएंगे, होल नंबर हो जाएंगे, और बेसिकली फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में हम यहाँ कहते हैं कि हाँ कुछ पर्टिकुलर कंडीशन ऐसी है कि जो हो सकता है वो आपको बताए कि यार ये रेशनल नंबर नहीं है। बाकी वैसे ऑलमोस्ट कंडीशन या 99%, 100 भी हम कह सकते हैं कि जितने भी फ्रैक्शन होते हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे, यानी कि कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। और आप कैसे बताएंगे, पूछा क्या गया है आपसे दैट ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर, आप बोलेंगे यस इट्स ट्रू। फिर आप कहेंगे कि ऑल रेशनल नंबर आर नेचुरल नंबर, या ऑल रेशनल नंबर आर होल नंबर, ऐसे आप कहेंगे। तो ऐसे स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो सभी रेशनल नंबर हैं, लेकिन सारे रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि रेशनल नंबर के अंदर क्या क्या इंक्लूड हो जाता है बच्चों, देखो जैसे कि हमने यहाँ पे लिख लिया 7 है, 3 है, मैम डिनोमिनेटर ही नहीं है इसका, तो अरे डिनोमिनेटर में 1 बना दो ना, व्हाट अ बिग डील, ठीक है बना सकते हैं। क्या 0 एक रेशनल नंबर है, ऑफकोर्स 0 को आप 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या 1/0 है, 1/0 नहीं है। माइनस लिख दो, -7/3, 11/14, -12, माइनस या 101, -104 एटसेट्रा, जो भी नंबर है आपके पास। ये तो हमने सिर्फ एग्जाम्पल लिया। तो अब इसमें देखो ये आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर है, ये क्या है, होल नंबर है, ये क्या है आपके पास, ये फ्रैक्शन है, लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी फ्रैक्शन है या नहीं है, है। अब ध्यान रखना आपको कि नेगेटिव वाली वैल्यू को हम फ्रैक्शन नहीं बोलते हैं। क्या ध्यान रखना है, नेगेटिव में इस तरह से फ्रैक्शन लिखा होता है तो उसे हम फ्रैक्शन में काउंट नहीं करते हैं, वो क्या हो जाता है, पर्टिकुलर रेशनल नंबर की फॉर्म में आ जाता है। तो आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है दैट ऑल फ्रैक्शन आर रेशनल नंबर, जितने भी फ्रैक्शन होंगे वो सारे रेशनल नंबर होंगे, लेकिन ऑल रेशनल नंबर आर नॉट फ्रैक्शन, कि जरूरी नहीं है सारे रेशनल नंबर आपके पास फ्रैक्शन हो। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके पास फॉर्म होता है जो आपको याद रखना है। इज इट क्लियर, ओके, ऑफ कोर्स क्रिस्टल क्लियर। बड़े आगे की ओर, तो रेशनल नंबर हो गया। अब रेशनल नंबर के बाद नेक्स्ट आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे नंबर जो कि रेशनल नहीं है, ये भी तो मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ ना। ऐसे नंबर जो रेशनल नहीं है वो क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। अब रेशनल नहीं है मतलब क्या कोई और वे भी आपके पास यहाँ पे हो जाएगा, क्या तरीका, ऑफ कोर्स हो सकता है। एक वे और हमारे पास इसको एक्सप्रेस करने का, इनको डिफाइन करने का फॉर्म होगा, वो क्या है, वो अभी हम थोड़ी सी देर बाद पढ़ेंगे। डेसिमल फॉर्म, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, तो थोड़ा सा वेट करो, उसके बाद हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ऐसा नंबर जिसे आप P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। वेयर P and Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। बेसिकली अगर आपको इतना बोल दिया कि कोई भी नंबर जिसे आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, तो वो नंबर आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। या फिर मैं ये कहूँ ऐसे नंबर जो कि रेशनल नहीं है वो क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, हिंदी मीडियम के अगर कोई स्टूडेंट है तो रेशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्या, इरेशनल होता है अपरिमेय संख्याएं, ठीक है।
अब ऐसे कौन से नंबर होते हैं, जैसे कि आप देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकालो, स्क्वायर रूट निकालना आता है ना क्लास 8 में, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकालो, आपको पता है कि इसकी अपना वैल्यू इन्फिनिटी तक चलती जाती है, तो हम उसकी शॉर्ट में वैल्यू याद रख लेते हैं 1.4141, इस तरह से हम यहाँ पर उसको याद रख लेते हैं। बट आपको क्या पता होना चाहिए कि वो वैल्यू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है। √3 तो 1.73 होता है, √2 की अभी जैसे 1.41 के आसपास वापस से वैल्यू वही रिपीट होती जाती है और आगे भी एक्सटेंड होती जाती है, आप निकाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है। √9 की वैल्यू क्या होगी, तो वो √9 ध्यान रखना 3 है, क्लियर। तो ऐसे नंबर जो स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट या फिर सर्ट्स जिनको बोलते हैं, जो पावर क्या होती है 1/6 आ जाएगी, 2/6 आ जाएगी किसी भी नंबर के ऊपर पावर, 7/6 आ गई, 1/8 आ गई, 2/8 आ गई, 4/2 आ गई, 4/2 नहीं आएगी, 4/2 का मतलब होता है 2, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल हमने दे दिया e, पाई, √5, √20, √2 एंड क्यूब रूट ऑफ 3 एंड पावर 1/4 ऑफ 6। ये लिखने का तरीका होता है, इसको ध्यान रखना। अगर कभी c के ऊपर इस तरह से लिखा हो ना 6 के ऊपर, तो पावर 1/3 हो जाएगी, ये लिखा पावर 1/2 हो जाएगी, ये लिखा 1/3 हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे ये 1/3, ये लिखा पावर 1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा सा समझने का नोटेशन आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। आई गेस सभी को ये क्लियर हो गया होगा, और हम थोड़ा स्पीडली इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज हम चाहते हैं कि आपका कम टाइम कंज्यूम हो, कम टाइम में आपका चैप्टर ना कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अभी लास्ट टाइम है और कंप्लीट आप पूरा ऐसे जैसे पूरा डिटेलिंग में पढ़ेंगे ना, विच इज़ नॉट पॉसिबल। आपको क्या करना है, स्मार्ट स्टडीज़ करनी है। स्मार्ट स्टडीज़ मतलब रिविज़न आपको करना है। रिविज़न कैसे करेंगे, आपने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब क्या करना है, अपने साथ में पेन नोटबुक लीजिएगा, अपनी बुक रखो सामने मैथ की, ठीक है। ध्यान रखना रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, ये नहीं कि पुरानी बुक तो सारा ही पढ़ने में लग रहा है, ऐसा भी नहीं करना, क्लियर। फिर आपको क्या करना है, ये वीडियो चलाना है, वीडियो प्ले करना है, स्पीड आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा जो भी आपको रखनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप बस देखते जाइए, वीडियो को पढ़ते जाइएगा, जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है कि ये हमारी नोटबुक में नहीं लिखा हुआ, देन आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी जैसे कि यहाँ पर हम एक फ्लो चार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि हम रियल नंबर्स को हम समझने का कोशिश कर रहे हैं। इसको अगर मैं टॉप टू बॉटम की जगह बॉटम टू टॉप समझाऊं तो आई गेस वो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो क्या होता है हमारे पास, पहले आते हैं ऑड नंबर, फिर आते हैं इवन नंबर, ठीक है। ऑड नंबर में क्या होते हैं आपको अच्छे से पता होगा, अभी मैंने बताया था ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, 1, 3, 7, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 27, 31, 33, ये सारे नंबर ऑड नंबर हो जाएंगे। फिर बात करते हैं इवन नंबर। इवन नंबर जो नंबर 2 से आप इजीली डिवाइड कर सकते हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 38, 100, ये सारे नंबर आपके पास इवन नंबर हो जाएंगे। जब आप इन दोनों नंबर को मिला देते हो तो आपके बनते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मैंने ही बताया था कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। आफ्टर दैट हम बात करते हैं होल नंबर। आपको बताया था, अभी जस्ट मैंने बताया होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, दोनों में बस यही डिफरेंस है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे भी बनता है, बताइए इज इट ट्रू एंड फॉल्स, क्या ये सही है कथन या फिर ये असत्य है, दैट एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या ये बात सही है, तो ध्यान रखना नहीं, बट ये स्टेटमेंट ट्रू है दैट एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा इनके बीच में रिलेशन ध्यान रखना। और रिलेशन कैसे क्वेश्चन आप डिफाइन कर सकते हो, तो उसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि होल नंबर क्या है, नेगेटिव नंबर क्या है। फिर अगर मैं यहाँ से बात करूँ दैट एवरी ऑड नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ऑफ कोर्स जितने भी ऑड है वो नेचुरल ही है, जितने भी ऑड है वो होल नंबर भी आप उनको कह सकते हो, जितने भी ऑड नंबर है उनको आप इंटीजर भी कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो इसी से तो ये बना और इसी से ये बना, क्लियर। फिर यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव नेचुरल नंबर, अच्छा नेगेटिव नेचुरल नंबर है, इंटीजर नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव भी होता तो फिर हम अप्लाई करते, नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर है, नेचुरल नंबर। या फिर मैं कहूँ कि अगर मैं इसको हटा दूँ, ओनली होल नंबर एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी इंटीजर हो सकता है। या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड 0, इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी इंटीजर हो सकता है। दोनों पैटर्न से मैंने आपको बताया, आपसे पूछा जा सकता है इंटीजर क्या है। इंटीजर में आप क्या दे सकते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो उनका नेगेटिव विद 0, या फिर आप कह सकते हैं जितने भी नेगेटिव नेचुरल नंबर है विद होल नंबर, तो वो आपके इंटीजर बन जाएंगे। फिर अपन बात करते हैं फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन देखो, आप लोगों को पता है फ्रैक्शन किस टाइप के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। ये बन गया आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन, ये बन गया आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये बना आपके पास मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है।
प्रॉपर मतलब जो अच्छा सा फ्रैक्शन है कि न्यूमरेटर जिसका लेस देन होता है डिनोमिनेटर से, प्रॉपर हो जाएगा। इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में, तो वो इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन आपको पता ही है 1 and 1/2 की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ मिला के अगर आप बनाएंगे तो आपके पास बनते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर बस क्या होते हैं, t/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है एंड q विल बी नॉट इक्वल टू 0, दैट्स रेशनल नंबर। क्लियर। अब रेशनल नंबर के अलावा जो भी नंबर बच जाते हैं, स्क्वायर रूट वाले नंबर हो गए, क्यूब रूट वाले नंबर हो गए, तो वो सारे नंबर कहाँ पे जाते हैं हमारे पास, इरेशनल नंबर में जाते हैं। पाई हो गया, ई हो गया, ठीक है, एक्सपोनेंट कोफिशिएंट जिसको बोलते हैं, तो ये सारे किस में जाते हैं, इरेशनल नंबर में रहते हैं। और इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर दोनों को जैसे ही आप मिलाते हैं तो आपके पास बनते हैं बच्चों रियल नंबर। क्या फॉर्म होता है, रियल नंबर आपके पास यहाँ पे फॉर्म होते हैं। इज इट क्लियर? आई गेस यहाँ तक सभी को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब चलो धीरे धीरे हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी हमें सॉल्व करने हैं, तो हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ भी बढ़ते हैं। बेसिकली मैथ है तो मैथ में तो क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट एन इरेशनल नंबर, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एक है जो इरेशनल नंबर नहीं है। अब इस क्वेश्चन को देखो आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट, नॉर्मल आप देखो उसको नजर आ रहा है आपको कि यार कौन सा इरेशनल है कौन सा इरेशनल नहीं है। सेकंड, हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट आएगी प्रॉपर्टीज फॉर इरेशनल नंबर, जहाँ पे बता जाएगा कि अगर दो इरेशनल नंबर को आप ऐड कर रहे हो या उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्या क्या सिचुएशन फॉर्म हो सकती है, नंबर रेशनल रहेगा या इरेशनल रहेगा। वहां से डायरेक्ट आपके पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फॉर्म होता है। तो पहले तो अपन यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो ये लिखा है मेरे पास, अगर मैं एक ही बात करूं, 5 - √3, ठीक है। अब बच्चे कहेंगे कि मैम आई हैव एन क्वेश्चन। ऑफकोर्स बताओ, आई हैव ए क्वेश्चन, तो ऑफकोर्स मुझे क्वेश्चन बताओ। मैम क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि √3 की वैल्यू पुट कर दें? बात तो सही है, ऐसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि देखो अगर आप वैल्यूज पुट कर देंगे तब भी या तो आप 1.73 पुट करेंगे, ठीक है, कि मैम 5 में से 1.3 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास कुछ वैल्यू आ जाएगी फाइनाइट, फिर आप कह देंगे कि उसको इरेशनल है या इरेशनल है। लेकिन ये प्रोसेस हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के माइंड में बात भी आती है, क्यों, या तो आप वैल्यू पुट करो तो पूरी वैल्यू पुट करो जो कि इन्फिनिटी तक जा रही है, क्योंकि हमें डिफाइन ही इसी के बेस पे करना है कि जो डेसिमल फॉर्म है वो किस तरह से जाती है, अगर टर्मिनेटिंग होती है या नॉन टर्मिनेटिंग होती है, तो उसके बेस पे भी हम इन नंबर को रेशनल एंड इरेशनल में डिफाइन करते हैं। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, आपको कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है आप उसको सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने के बाद अगर वहाँ पे स्क्वायर रूट वाली कुछ भी वैल्यू आ रही है, एडिशन में आ रही है, कुछ भी वैल्यू रिमेनिंग है, देन आप कहेंगे कि भाई ये तो हमारा इरेशनल नंबर है। यहाँ पे देखो दो इरेशनल नंबर का सम है, दो इरेशनल नंबर को आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, ऑफकोर्स इरेशनल नंबर। 4 + √2 है। बच्चे कहेंगे मैम यहाँ तो सारे इरेशनल नंबर है। अरे बिल्कुल नहीं है, ध्यान से देखो, 6 - √9 लिखा हुआ है। √9 की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है ना, 6 - 3 3 हो गया। आप बताओ 3 रेशनल होता है या इरेशनल होता है? मैम ना तो रेशनल होता है ना इरेशनल होता है, तो नेचुरल नंबर होता है। तो अभी आपको पता है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी रेशनल ही तो होते हैं। तो आपके पास क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर फॉर्म हो जाएगा। क्लियर? बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट देखो के पास क्या लिखा हुआ है हमारे पास। नेक्स्ट वापस से कुछ एक हेडिंग आती है। हेडिंग क्या कहती है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि कोई भी इरेशनल नंबर ले लिया मैंने, इसका अगर मैं नेगेटिव करती हूँ यानी कि माइनस लगाया तो ये भी क्या रहेगा, इरेशनल ही रहेगा। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो कहा गया है, सम एंड डिफरेंट ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एंड इरेशनल नंबर। जैसे कि ले लिया मैंने 3 - √7 या फिर √5 + 3, ऐसा कुछ भी ले लिया। तो देखो अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन आया था ना, तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, एक नंबर तो आपके पास कैसा है, देखो ये रेशनल है, सेकंड नंबर क्या है, इरेशनल है। तो आपको पता होना चाहिए रेशनल और इरेशनल नंबर को आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो नंबर आपको कैसा मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके पास, सम प्रोडक्ट एंड डिफरेंट ऑफ 2 इरेशनल नंबर। यहाँ पे तो एक रेशनल और एक इरेशनल बताया गया था, लेकिन यहाँ क्या कहा गया है कि 2 इरेशनल नंबर हैं, उनका आपको सम एंड डिफरेंट के बारे में बात करें तो या तो वो रेशनल भी हो सकता है, वो इरेशनल भी हो सकता है। मैम ऐसे कैसे हो सकता है, चलिए मैं प्रूफ करके बताती हूँ। ये लिया हमने, ये आपको पता है एक इरेशनल नंबर है, दूसरा नंबर आपने ले लिया 3 - √2,
ठीक है, दोनों का अपन सम कर रहे हैं ना, एक नंबर ये रहा √2 से √2 कट हो गया तो क्या वैल्यू आ जाएगी 6 आ जाएगी। अगेन देखो आपने लिया 3 + √2 माइनस 3 माइनस √2, तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 से 3 कट तो 2 √2 बनेगा कि नहीं बनेगा नेगेटिव का। तो ये क्या मिला आपके पास, इरेशनल नंबर मिला या नहीं मिला, मिला। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन निकल सकती है। मैम प्रोडक्ट के बारे में भी बताया जाए, प्रोडक्ट भी देख लो, एक नंबर ले लिया मैंने 8, दूसरा नंबर ले लिया मैंने √3, ठीक है 8√3, तो ये क्या है, ये आपके पास एक इरेशनल नंबर ही तो बना हुआ है। तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा और डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट यहाँ पे नोट डाउन करना है और डायरेक्ट आपको इनको लर्न करना है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, लास्ट हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर। अब एक बात यहाँ पर कही गई है, ये वर्ड ना देखो बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन फॉर्म होता है। अच्छा क्वेश्चन कैसे फॉर्म होगा, क्या बोला गया है, प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। यानी कि अगर आपके पास एक नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं है, कुछ भी ले लिया मैंने, ले लिया 3 ले लिया और इसको मैं एक इरेशनल नंबर 1 + √5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो प्रोडक्ट क्या आएगा 3 + 3 √5 और ये आपके पास क्या रहेगा, इरेशनल रहेगा। ये आपको पता होना चाहिए। मैम नॉन जीरो क्यों कहा गया, क्योंकि मान लो अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई कर देती तो क्या आता 0, और मुझे बताओ फटाफट से 0 रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है, आप बताओ क्या होता है 0, ऑफ कोर्स रेशनल नंबर है, हमें बहुत अच्छे से पता है। तो अगर आपसे कभी ये कहा जाए, स्टेटमेंट दे दिया जाए और बोला जाए प्रोडक्ट ऑफ ए, अगर नॉन जीरो हटा दिया गया, नॉन जीरो हटा दिया गया, नॉन जीरो नहीं लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये नॉन जीरो नहीं लिखा जाए ना, तो अगर आपसे ये बोले कि एक रेशनल और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट है, क्या होगा, तो आप कहेंगे कि मैम ये रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर आपने जो रेशनल नंबर 0 ले लिया तो क्या होगा, आपके पास दोनों का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो नंबर रेशनल मिलेगा। लेकिन अगर आपने जो नंबर लिया है वो 0 नहीं लिया है, नॉन जीरो वर्ड अगर यूज किया गया है, तो दोनों का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल रहेगा। बहुत बारीक सी बात है, बट आपको इसको समझना होगा। ओके, ठीक है, समझ आ गई। चलो नेक्स्ट देखो, आपको क्या देखना है, ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर। अब यहाँ पे कुछ ऑपरेशन गिवन है, तो हमें थोड़े से ऑपरेशन यहाँ पे करने हैं। क्या क्या ऑपरेशन करेंगे, चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले हमने सारे यहाँ पे लिख लिए। फर्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय रूट बी। यानी कि अगर आपको दो रेशनल नंबर दे दिए मल्टीप्लाई में, √3 मल्टीप्लाई बाय √6, तो आप क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या मिल जाएगा, ये √18 मिल जाएगा। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, देखो 18 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, स्क्वायर रूट ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 3√2, ये भी आप इसको लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे कहा जाए डिवाइड में, तो देखो डिवाइड में भी सेम थिंग हो जाएगी। अगर स्क्वायर रूट में ऐसे लिखा हुआ है आपके पास 7/2, तो आप क्या लिखेंगे, √7/√2। मैम क्या ये ओनली रूट के लिए, नहीं भैया, ना क्यूब रूट के लिए भी है। अगर ये नंबर क्यूब रूट की फॉर्म में लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 11/4, तो आप क्या लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 11 डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 4, तब भी दोनों में आप सेपरेट यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो ये मल्टीप्लाई, देखो ये नॉर्मल मल्टीप्लाई है। नॉर्मल मल्टीप्लाई क्या करना है, यहाँ पे तो एक आइडेंटिटी लग रही है, a + b मल्टीप्लाई बाय a - b, तो क्या होता है, a² - b² फॉर्म होता है कि नहीं होता। तो अगर मैं स्क्वायर रूट का स्क्वायर करती हूँ, भाई स्क्वायर रूट को समझो थोड़ा सा, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट a होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट का मतलब है किसी भी नंबर के ऊपर हाफ पावर, ठीक है। अब देखो पावर पे पावर, पावर रूल आप लोगों ने पढ़ा है, तो पावर पे पावर होती तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती, तो ये क्या बन जाएगा, a पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस b पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से 2 कट, तो क्या बचा, a - b, दैट्स इट। बस डायरेक्ट इसको इस फॉर्म में यहाँ पर लिखा गया है। ओके, क्लियर है सभी को। फिर नेक्स्ट देखो, ये लिखा हुआ, अब यहाँ पे भी क्या किया, बस मल्टीप्लाई किया। ओके, a + √b मल्टीप्लाई बाय a - √b, इसको आप क्या लिख सकते हैं, a² - b की फॉर्म में लिख सकते हैं।
ये क्या करना है, मल्टीप्लाई करके देखना, a को a से मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर, a को रूट b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रूट b को a से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रूट b को b से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम थिंग यहाँ पे अप्लाई हो रही है। देखो यहाँ पे पहले क्या है, रूट a c से मल्टीप्लाई हुआ, फिर रूट a d से मल्टीप्लाई हुआ, रूट b c से मल्टीप्लाई हुआ, रूट b d से मल्टीप्लाई हुआ। बट ये बात ध्यान रखना, कभी भी अगर ऐसा लिखा हो रूट a प्लस b, ठीक है भाई, मल्टीप्लाई में तो हम उनको अलग अलग कर देते हैं, लेकिन ऐसी गलती मत करना कि आप ऐसे लिख दो मैम रूट a प्लस रूट b लिख दें। आप भी ने तो बताया था, देखो अलग अलग करके आपने लिखा था, तो भैया एडिशन में नहीं होता, ये कहाँ पर होता है, ओनली मल्टीप्लाई में फॉर्म होता है, डिवाइडेशन में फॉर्म होता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, ओके, तो ध्यान रखिएगा साथ में इस चीज का। नेक्स्ट देखो, ये एक और हमारे पास बच गया बेचारा, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। भाई स्क्वायर तो आप सभी को ओपन करना बहुत अच्छे से पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब a स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, रूट a का होल स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, रूट b का होल स्क्वायर। तो रूट a का स्क्वायर क्या होता है, a, रूट b का स्क्वायर क्या रहेगा, b रहेगा आपके पास, ठीक है। साथ में इनको नोट करते चलिएगा, बिकॉज ये एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट देखो, आ जाते हैं, डिटरमाइन द फॉलोइंग आर रेशनल एंड इरेशनल। तो कभी भी आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए रेशनल है या इरेशनल है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है बस इतना, उसको आपको सिंप्लीफाई करना है, दैट्स इट, सिंप्लीफाई करो। अब नंबर अगर स्क्वायर रूट की फॉर्म में, क्यूब रूट की फॉर्म में, या पावर 1/4, 1/100, 1/7 की फॉर्म में आ रहा है, तो आप कह देंगे कि भाई ये तो हमारा इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर नंबर नॉर्मल आ गया, 7 आ गया, 100 आ गया, 10 आ गया, 0 भी आ गया, तो आप क्या कहेंगे कि ये रेशनल नंबर है। चलिए ऑप्शन ए के बारे में बात करते हैं। अब फटाफट से आप लोग मुझे आंसर दीजिए, भाई क्या इसका आंसर रहने वाला है। दोनों को मल्टीप्लाई करना। अब a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है, तो लगाओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √2 होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 2, 3 स्क्वायर क्या रह जाएगा 9, 2 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7, बट नेगेटिव, तो ये आपका क्या है, रेशनल है, ये नंबर रेशनल मिल जाएगा। बी ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, √2 प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3। यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 से 3 कट हो गया, √2 और √2। अब देखो √2 में √2 जोड़ा कितना हो जाए, x प्लस x कितना होता है 2x होता है ना, तो √2 प्लस √2 कितना हो जाएगा 2√x, 2√2 सॉरी नॉट x, 2√2 यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। अब ये नंबर रेशनल है, इरेशनल है, तो ऑफ कोर्स ये नंबर आपके पास इरेशनल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। थर्ड वाला देखो, अब थर्ड वाला भी आप मुझे बता सकते हो, आई गेस ये लिखा है मैंने √2 प्लस 3 माइनस √2 लिखा है, तो ये √2 से √2 कट हो जाएगा, 3 प्लस 3 कितना रह जाएगा 6। अब ये क्या है, ये रेशनल नंबर है। अच्छा 6 ना देखो रेशनल नंबर भी है, 6 नेचुरल नंबर भी है, 6 इंटीजर भी है, 6 होल नंबर भी है, 6 आपके पास इवन नंबर भी है, और 6 आपका कंपोजिट नंबर भी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इवन कैसे पता चला, 2 से डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है ना 3 टाइम, तो इवन नंबर है। 6 के फैक्टर देखो क्या हो जाएंगे, 6 का आप 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हो, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हो, तो इसके फैक्टर हो गए ना ज्यादा 1 और इटसेल्फ के अलावा, तो ये नंबर आपके पास कंपोजिट भी फॉर्म हो जाएगा। डी, चलिए डी के बारे में बात करते हैं। डी में क्या लिखा, अब देखो डी नंबर देखने पे लगेगा कि यार ये तो इरेशनल ही होगा, ठीक है, देखने पे लग रहा है, लेकिन आप उसको सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। √2 को मल्टीप्लाई करो, √2 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय √2 प्लस 3√2, ठीक है। अब अगर ये ना 3√2 वाली टर्म नहीं होती तो मेरे लिए बहुत अच्छा था। क्या अच्छा था भाई, ये वाला पार्ट अगर यहाँ से हट जाता, सब्ट्रैक्ट हो जाता, तो हम कहते थे कि ये रेशनल नंबर नहीं है। √2 को रूट से मल्टीप्लाई किया 3 प्लस √2, तो अब ये नंबर इरेशनल आ गया। मान लो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती -3√2, ठीक है, ऑलरेडी मैंने लिख दिया होता, तो -3√2 यहाँ पे भी चल रहा होता, 3√2 से 3√2 कैंसिल हो जाता, तो ओनली क्या रिमेनिंग रहता 2, तो ये नंबर क्या बन जाता, रेशनल बन जाता। तो ये आपको थोड़ा सा इन बातों का बेसिक से थिंग्स है जिनका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो तो ये क्वेश्चन सेम मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है। देखो आज के लेक्चर में हम ऑलमोस्ट 21 क्वेश्चन में आपके लिए लेकर आई हूँ। उसमें से हमें क्या करना है, आपके कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए करना है। वो क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज मैं बच्चों से एक ही बात कहती हूँ, दैट
इफ यू वांट टू लर्न मैथमेटिक्स देन यू हैव टू डू मैथमेटिक्स। मैथ्स को आप सीखना चाहते हैं तो मैथ आपको करनी ही पड़ेगी। मीन मैथ्स के क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करने ही पड़ेंगे, ओनली देखने पे उनका काम नहीं चलेगा। तो चलिए इसका क्वेश्चन का मैं हिंट देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है तो नॉर्मल सभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे अभी बताया था भाई नॉर्मल मल्टीप्लाई है और कुछ भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। क्या करना है, पहले 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई, बट मैं प्रॉपर स्टेप लिख के बता रही हूँ आपको ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 3√2 फिर प्लस आ जाएगा, यहाँ पे √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 मल्टीप्लाई बाय 2 फिर प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय √2। तो क्या लिखा देखो यहाँ पे मिल जाएगा 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3। अब √3 और √2 कितना हो जाएगा, √6 होगा कि नहीं होगा, होगा। अब √6 को क्या हम कुछ और लिख सकते हैं क्या, भाई देखो यहाँ तो कुछ और नहीं लिख सकते, तो इसका आंसर ये मिल जाएगा। इससे ज़्यादा आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये नंबर कैसा है, इरेशनल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर है। अगर मैं थर्ड की बात करूँ, देखो सेकेंड वाला तो सेम a प्लस बी ए माइनस बी लग रहा है, यहाँ पे भी a प्लस बी ए माइनस बी लग रहा है ना, हो जाएगा सॉल्व। थर्ड में देखो क्या मिला हुआ है यहाँ पे वापस से a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b। तो क्या मिल जाएगा, √5 का स्क्वायर है, देखो रूट है तो स्क्वायर कर रहे हैं। कभी अगर ऐसा आपको सिचुएशन मिलेगी ना कि अगर कभी आपको स्क्वायर रूट को हटाना है तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। कभी क्यूब रूट को हटाना है तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे क्यूब करेंगे। ये बातों का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या मिल जाएगा 5 प्लस 2 प्लस 2√10। तो क्या मिल जाएगा आपके पास, भी 10 है नॉट 16, 16 होता तो 4 हो जाता ना, ठीक है। फिर ये क्या मिल जाएगा 7 प्लस 2√10, दैट्स इट। और ये आपका इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। फटाफट साथ साथ नोट करते चलिएगा एंड मेक श्योर जो क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ तो आप उसका प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। ये नहीं कि अरे ठीक है नहीं करना प्रैक्टिस, हाँ समझ आ गया ना, ओके। ऐसे ओके करोगे ना तो मार्क्स भी ओके आएंगे, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट है नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर। अब बेसिकली ये टॉपिक आप क्लास 8 में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। आपको क्या करना है, 2 रेशनल नंबर गिवन होंगे, उनके बीच में नंबर फाइंड आउट करने हैं। अगर मैं कहूँ बताइए कि 7 एंड 10 के बीच में कोई से भी 2 नंबर बताओ, तो आप क्या बोलोगे, 7 एंड 10 के बीच में 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगर मैं कहूँ कोई सा भी इसके बीच में आप फ्रैक्शन बता दो, तो फ्रैक्शन बता सकते हैं क्या, मैम थोड़ा मुश्किल है बट बताएंगे। क्या करना होता है, जब भी आपको रेशनल नंबर के बीच में रेशनल फाइंड आउट करना है, मेक श्योर कि आप दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाए। डिनोमिनेटर सेम बनाने का हमारा मकसद क्या होता है कि अगर लिखा है 1/7 और 3/7, ठीक है, तो ऑफ कोर्स मुझे पता है इसके बाद 2/7 इसके बीच में आएगा, तो मेरे लिए थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है नंबर्स को ढूंढना। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो गया ना, 1/4 हो गया, 2/3 हो गया, अब क्या करें, फिर समस्या आ जाती है। तो बेस्ट ऑप्शन है डिनोमिनेटर सेम बनाओ। मैम अब ऐसे कैसे सेम बना दें, मैं देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, 1/4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा कुछ सेम, या तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, 4 और 3 का एलसीएम 12 आता है, तो 1/4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि डिनोमिनेटर 12 आ जाए, तो ऑफकोर्स 3 नजर आ रहा है। अब डिनोमिनेटर में क्या, तो न्यूमरेटर को कैसे भूल सकते हैं, तो क्या मिल जाएगा 3/12। 2/3 था, यहाँ पे भी आपको क्या बनाना है, देखो 12 बनाना है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर सेम बनाना है, आप कुछ ही बना लो। आपको अगर ये नहीं लग रहा कुछ और अच्छा लग रहा है ना, आप वो बना लो, लेकिन डिनोमिनेटर सेम बनाना, दैट्स इट। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई किया 4 से, 4 तो क्या मिल जाएगा 8/12। अब देखो दोनों के बीच में नंबर निकालना कितना ईजी है, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, 10/12। अच्छा अपन आगे निकल गए क्या, ठीक है हम थोड़ा सा आगे निकल गए, पीछे आते। तो देखो यहाँ पे 4 नंबर मिले या नहीं मिले, मिल गए। मैम अगर यहाँ पे आपसे पूछ दिया जाता भाई 4 की जगह 6 नंबर बताओ, तो आप क्या करते, तो मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करती। मैं क्या करती, जो नंबर लिखा है मेरे पास 3/12, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती, ठीक है। 8/12 इसको भी मैं 2/2 से कर दी थी, देखो 3 2 से क्या मिल जाता 6/24। दूसरा नंबर क्या मिल जाता 16/24। अब इनके बीच में तो आप आराम से 6 नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं ना। मैम अगर आपसे कह दिया जाता 15 नंबर निकालने, तो आप क्या करते, भाई मैं फिर इसको ना 2 की जगह 3 से मल्टीप्लाई कर देती, ठीक है। 3 की जगह 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट ध्यान रखना ये स्टेप कब करनी है, डिनोमिनेटर सेम बनाने के बाद, ओके। चलो अब क्वेश्चन से हम इसको समझने का ट्राई करते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन -1/4 एंड 1/5। तो क्या लिखा हुआ है, नंबर है -1/4 एंड सेकेंड नंबर क्या लिखा है
1/5। पहली बात तो ये देखो -1/4 है तो इधर आएगा नेगेटिव में, और +1/5 है तो उधर पॉजिटिव में जाएगा। फर्स्ट थिंग तो ये हमारे पास क्लियर है। फिर आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम बनाना है। भाई डिनोमिनेटर कैसे सेम बनाएंगे, ये मैंने आपको फॉर्मेट बना दिया। याद करो क्लास 4th में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने वाले, तो फिलअप्स वहाँ पे भरने रहते हैं कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे 20 आ जाए, बस वही करना है। 4 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा, निकालना सबको आता है। 20 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, तो मतलब मुझे यहाँ पे 20 बनाना है। ठीक है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी कि 20 बनेगा, 5 से। ठीक है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 4 से, बस। अब बच्चे यहाँ पे ये भी कह सकते हैं मैम ऐसे भी तो अपन कर सकते हैं ना कि फर्स्ट वाले नंबर को सेकंड वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, एंड फर्स्ट वाले नंबर को सेकंड वाले नंबर को फर्स्ट के डिनोमिनेटर से। ऑफ कोर्स वो भी कर सकते हैं, बोथ आर सेम, दोनों आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो क्या मिला यहाँ पे, -5/20 और ये 4/20। अब इनके बीच में नंबर देखना, -5/20 -4/20 -3/20, मतलब डिनोमिनेटर को भूल जाओ, आप तो ऊपर नंबर लिख लो, -2 -1 0 1 2 3 4 20/20/20, ये लो। बताओ कितने नंबर चाहिए थे आपको, 5। आपको 5 चाहिए थे, हमने इतने नंबर लगा दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे नंबर क्या है, इसके बीच में रेशनल नंबर लाई करता है। बट लास्ट लाइन जरूर ये लिखना, ऐसे भी लिखना, सो 5 रेशनल नंबर बिटवीन -1/4 एंड 1/5 आर, इनमें से कोई से भी 5 नंबर आपको लिख देने हैं। ओके, समझ आया? ठीक है, समझ आया तो एक बार फिर थम्स अप कर दो ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ आप लोगों को समझ आया नहीं आया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब देखो मैम यहाँ तो 0 आ गया है तो गड़बड़ हो गई, अरे गड़बड़ नहीं हुई, इसको थोड़ा सा शांति रखो। क्या लिखा है, 0 है और है 4/3। क्या मैं 0 को 0/3 लिख दूँ, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। क्या इनके बीच में आप नंबर निकाल सकते हैं मैम, 0/3 के बाद 1/3 2/3 3/3 और 4/3। मैम 3 नंबर निकल रहे हैं, बट नहीं 3 नहीं, हमें कितने चाहिए थे, 5 नंबर चाहिए। तो क्या करें, मल्टीप्लाई कर दो मैम, डिनोमिनेटर सेम बनाना है, भाई पहले से बना हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 0 के साथ 3 लिखा। 0 आ जाता ना तो बहुत ही मजा आ जाता, बहुत आसान काम आपके लिए बन जाता है। मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ध्यान रखना न्यूमरेटर के साथ क्या तो डिनोमिनेटर में भी करना, तो 0/6 और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 8/6। सो नंबर्स क्या मिलेगा, 0/6 के बाद 1/6 2 3 4 5 6 7 8/6 6 को बाय बाय करना भी यहाँ पे मिल गया। 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो कितने नंबर मिल गए, 7। चाहिए कितने थे, ओनली 5। हो गया ना काम आसान। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता 0 एंड 3 के बीच में नंबर निकालना है तो हम क्या करते, देखो तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती थी, बट हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 0 और 3 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसको ऐसे कर दो ना, 0/1 लिख लूँ इसको मैं यहाँ पे, और इसको मैं लिख लिया 3/1 लिख सकते हैं। फिर 0 इनको मल्टीप्लाई कर दो, देखो मुझे अगर 5 नंबर चाहिए तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या मिल जाएगा मेरे पास यहाँ पे, 0/2 और यहाँ क्या मिल जाएगा 6/2। दोनों के बीच में नंबर मिलेंगे क्या, 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 मिल गए ना नंबर। बस यही तो काम आपको अप्लाई करना है। 1 2 3 4 5 मिल गए, ज़्यादा चाहिए होते तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो कभी 0 के साथ नॉर्मल नंबर आ जाए ना तो भी आपको क्या करना है, उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दो। 3 लिखा है 3/1 लिख दो, 100 लिखा है 100/1 लिख दो, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब मुझे फटाफट से बच्चे ना इसका आंसर बताओ कि क्या रहेगा। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप लोगों का माइंड कितना प्रेजेंट है वीडियो देखते टाइम पे। तो बच्चों ध्यान रखना, अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती करेंगे, मैं -14 है ना 1 लिखो, -8 है 1 लिखो, 2 से मल्टीप्लाई कर दें इधर। अरे क्यों करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। 3 तो नंबर निकालने, -14 एंड -8 तो -14 -13 -12 -11 -10 10 के बाद क्या आएगा 9 एंड -8। देखो मिल गए ना, 1 2 3 4 5 नंबर मिल गए। आपको तो 3 चाहिए थे, हम 5 ले आए। बस ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, कि कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर, वैसे तो ऐसा एग्जाम में नहीं देगा, बट स्टिल कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर दे सकता है थोड़ा सा कुछ डिफरेंट।
नेक्स्ट टॉपिक देखो आता है टाइप्स ऑफ डेसिमल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत शांति से समझना। क्या होता है, जब भी आपने डेसिमल फॉर्म देखी है किसी भी नंबर की, जैसे √2 की हम बात कर लें, तो आपको पता है जब आप 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे वो इन्फिनिटी तक जाता जा रहा है, वो रुकता नहीं है कभी भी। ठीक है, बेसिकली आप सभी को पता है कि वो रुकता नहीं है। तो फिर हम क्या करें, अगर वो नहीं रुकता है तो उसको रोकना पड़ेगा कहीं कहीं। कैसे रोकेंगे, पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। तो ऐसे नंबर जो डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू मुझे मिल जाए, तो उसको तो अपन कहते हैं टर्मिनेटिंग, कि भाई तुम टर्मिनेट हो गए एक जगह। लेकिन कभी ऐसा होता है डेसिमल के बाद मुझे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज मिलती जा रही है, तो वो क्या कहलाती है, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाती है। अब उसी के बेस पे हमें रेशनल और इरेशनल नंबर को यहाँ पे समझना है। तो चलिए सबसे पहले देखो डेसिमल फॉर्म ऑफ ए नंबर टर्मिनेटिंग, यानी कि क्या, फाइनाइट वैल्यूज आफ्टर डेसिमल। एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, एग्जाम्पल देखो 1.35, 2.885 था ये, ठीक है, नोट एट 2.881 1 लिख दिया, फिर 0.023 लिख दिया। तो आपको यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू मिल रही है, 2 मिल रही है, 3 मिल रही है, कहीं पे 1 भी मिलेगी क्या, 1.5 लिख दो, 1 मिल गया। ठीक है, तो ये क्या होता है, टर्मिनेटिंग। फिर नॉन टर्मिनेटिंग में कैसा आता है, जैसे कि लिखा मैंने 7.23189142314 ये चलता जा रहा है। एक इस तरह से मिलेगी, 10/3 को आप डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो क्या मिलता है 3.33333 मिलता जाता है कि नहीं मिलता जाता, टिल द इन्फिनिटी। तो यहाँ पे दो टाइप होती है कि आप नंबर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म तो मिल रही है, लेकिन एक बार तो ऐसी मिल रही है कि वो रिपीट ही नहीं हो रही, और एक बार ऐसी हो रही है वो रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी 2 टाइप से डिफाइन हो जाएंगे। पहला नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, कि टर्मिनेट नहीं हो रही लेकिन वो वैल्यू आपस में रिपीट हो रही है। और एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग, यानी कि ना तो वो टर्मिनेट होगी ना ही वो रिपीट होगी। ठीक है, एग्जाम्पल अगर अपन इसका और देखना चाहें तो जैसे कि लिख दिया मैंने 0.128128128128128 143.71717171 ये इन्फिनिटी तक चल रहा है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में कुछ भी लिख लिया 3.1428173142811281 ये इस तरह से इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है। तो बच्चे ये मत बोलना कि मैम देखो यहाँ पे भी 14 आया, यहाँ पे भी 14 आया, यहाँ पे भी 28 आया, यहाँ पे भी 28 आया, तो ये रिपीट हो रहा है। अभी रिपीट नहीं हो रहा, पूरी वैल्यू रिपीट होनी चाहिए, जैसे कि पूरा पैर रिपीट होना चाहिए। मैम क्या इसमें ऐसा भी हो सकता है क्या, जैसे मैंने लिख दिया 14.31242424, मैम ये कौन सी टाइप है, तो देखो यहाँ पे भी इसके बाद वाली वैल्यू तो रिपीट हो रही है ना, तो ये नंबर भी क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। मैम अब ये समझाने का इंटेंशन क्या है, वो इंटेंशन मेरा ये है कि ऐसे नंबर, ऐसी डेसिमल फॉर्म जो कि टर्मिनेट होती है, ठीक है, ध्यान से सुनना, जो कि क्या होती है, या तो टर्मिनेटिंग होती है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होती है, वो नंबर आपके रेशनल नंबर कहलाते हैं। क्या बात समझ में आई, ऐसे नंबर जिनकी डेसिमल फॉर्म या तो नॉन टर्मिनेटिंग रहेगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग मतलब रिकरिंग रहेगी, तो वो क्या कहलाते हैं, उन्हें आप कह सकते हैं रेशनल नंबर। इज इट क्लियर। फिर ऐसे नंबर जिनकी डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होती है, तो उसको आप क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर। क्या कहेंगे बच्चों, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे एक देखो रेशनल और इरेशनल की एक और डेफिनेशन आपके पास आ गई है। क्या डेफिनेशन आई है, एक तो p/q वाली थी सही, दूसरी द नंबर या ऐसे नंबर जिनकी डेसिमल फॉर्म ऑफ ए नंबर इज terminating and non-terminating but recurring, then the number is known as rational number. And if the decimal form of a number is in the form of non-terminating and non-recurring, then the number is known as irrational number. I guess ये सबको क्लियर हो गया होगा। फटाफट से फ्लो चार्ट बना लो, इसको नोट डाउन कर लो। ओके, नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे इस पे बेस ना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर रेशनल एंड इरेशनल। क्या बताना है, रेशनल और इरेशनल बताना। देखो ये वाला तो आप सॉल्व कर ही लोगे, तो इसका तो आपको पता है क्या मिलेगा, 5 + 2 + 2√10, 7 प्लस भाई फिर से 16 नहीं है, 7 + 2√10,
ठीक है, तो ये तो आपको दिख रहा है कि क्या है, इरेशनल है। फिर यहाँ पे बात करो मैम यहाँ पे 4 रिपीट हो रहा है, अरे गलती मत करो, ध्यान से देखो, यहाँ पे 0 4 है, फिर 0 4 है, फिर 0 4 है, कहाँ रिपीट हो रहा है, पैटर्न तो बढ़ता जा रहा है ना। रिपीट होने का मतलब क्या था, ऐसा लिखा होता है तो 2.0404040404, ठीक है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे 04 रिपीट हो रहा है, बट इस कंडीशन में ध्यान रखना वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो ये नंबर भी क्या रहेगा आपका, इरेशनल नंबर आपके पास ये रहने वाला है। क्लियर है सभी को यहाँ तक, ओके। बढ़े आगे, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन अभी 80 हुआ है, हमारे पास 21 है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आपको बताना है कौन कौन सा ट्रू है। फिर बात करते हैं, पाई इज ए रेशनल नंबर। बच्चे कहेंगे कि मैम ये तो हमें पता ही नहीं, तो आप बच्चों एक बात, बच्चों के माइंड में कन्फ्यूजन रहता है, उस कन्फ्यूजन को आप क्लियर कर दो। पहली बात तो ये कि पाई की वैल्यू 22/8 होती है, इसको अपने दिमाग से कंप्लीटली हटा दो। क्या होता है, अगर सॉरी 22/7 होती है, नॉट 8 7। अगर आप 22/7 को डिवाइड करेंगे, यानी कि 22 को आप 7 से डिवाइड करते हैं, तो आपको जो नंबर मिलेगा ना 3.14287, इस तरह से 58 नंबर मिलता जाएगा। तो वो आप देखना उसको क्या नंबर रिपीट हो रहा है, वो टर्म कैसी हो रही है, रिपीटिंग टर्म मिलेगी आपको अगर आप 22/7 को डिवाइड करेंगे। 5 टर्म के बाद, 5 डिजिट के बाद फिर रिपीट होगी। तो ऐसा नंबर मैंने बताया कि जो रिपीट हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो तो रेशनल नंबर होगा। पाई की वैल्यू क्या होती है, जो 3.1428 आगे एक्सटेंड होती जाती है। तो जब देखा गया कि यार ये भी पाई, इसकी भी वैल्यू, पाई की वैल्यू भी 3.1428 आगे एक्सटेंड हो रही है, ठीक है, और उसकी वैल्यू भी, दोनों का स्टार्टिंग की कुछ वैल्यूज मैच करिए, यार यहाँ भी 3.14 मिल रहा है, यहाँ भी 3.14 मिल रहा है, तो अपन क्यों ना पाई की जगह हमारी कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए 22/7 का यूज़ कर सकते हैं ना। तो बस यही किया, पाई की जगह 22/7 का यूज़ किया है, तो पाई की वैल्यू 22/7 के इक्वल नहीं होती, दोनों वैल्यू अलग अलग चीज़ है, ठीक है। पाई में आपको जो नंबर मिलेगा डेसिमल फॉर्म का, आप चेक करके देख लीजिएगा, तो वो आपको कैसा मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग मिलेगा, वैल्यूज रिपीट नहीं होगी। लेकिन जैसे आप 22/7 करेंगे तो आपको दिखेगा 5-6 स्टेप के बाद आपको वापस से वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें आप यहाँ पर एक बात कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चों, ध्यान रखना, पाई जो है वो इरेशनल है, यहाँ पर लिख देते हैं पाई इरेशनल है, एंड ध्यान रखना 22/7 रेशनल है। क्यों है मैंने बता दिया, क्योंकि दोनों की डेसिमल फॉर्म क्या है, अलग अलग है। इसकी डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, इसकी डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग है। तो आपसे पूछा गया ट्रू है, तो पहली बात तो स्टेटमेंट तो गलत है। ऑल रेशनल नंबर्स आर इरेशनल, भाई ये कहाँ का लॉजिक बता दिया आपने कि जितने भी रेशनल है वो इरेशनल है, तो है ही नहीं, दोनों अलग अलग नंबर होते हैं, ये भी गलत है। ऑल रियल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, ये क्या होता है, नंबर लाइन पे तो हम सिर्फ नॉर्मल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो बच्चे इसको गलत करेंगे। बट वेट, √7/8 इज ए रेशनल नंबर, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। मैम यहाँ तो सारे गलत है, सारे नहीं है, देखो आपको समझना होगा, नंबर लाइन ये होती है इस पे आप नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। रियल नंबर में क्या आते हैं, रेशनल और इरेशनल। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1/2 को रिप्रेजेंट करो तो आप कर दोगे मैम 0.5, रिप्रेजेंट करना ईजी हो जाएगा। 7/8 को करना है तो भी रिप्रेजेंटेशन आप कर दोगे, 10/3 को करना है तो भी रिप्रेजेंटेशन आप कर दोगे कि हाँ 10/3 है, 3 के बाद यहाँ पर 3.33 वैल्यू है, 3 के बाद थर्ड नंबर पे आपके पास वैल्यू मिल जाएगी। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको √2 को रिप्रेजेंट करना है, तो बच्चे कहेंगे मैम ये पॉसिबल नहीं, बट ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है। तो ध्यान रखना, रेशनल हो या इरेशनल नंबर हो, सभी नंबर को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, दैट ऑल रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द नंबर लाइन, यानी कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो ही हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है जो हम आगे अब सीखने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये बात यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या आता है। अच्छा, कन्वर्जन आया है आपके पास, एक रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर की फॉर्म में आपको कैसे कन्वर्ट करना है। हाँ, नहीं, रेशनल नंबर को p/q की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है वो आपके पास आया है। तो यहाँ पे बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना दो मेथड होते हैं, एक तो होता है लॉन्ग मेथड और एक होता है शॉर्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। लॉन्ग मेथड अगर आप अपने एग्जाम एनसीईआरटी एग्जाम्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको लॉन्ग मेथड की अप्रोच लगानी पड़ेगी, क्योंकि स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे। शॉर्ट मेथड या डायरेक्ट मेथड कहाँ पे अप्लाई होता है, जब आप अपने ओलंपियाड्स के लिए एमसीक्यू फॉर्म कर रहे हैं। एमसीक्यू में कोई वे नहीं है, यहाँ पे मतलब नहीं करता कि आपने लॉन्ग वे अप्लाई किया या शॉर्ट वे अप्लाई किया, बस एमसीक्यू में इतना है कि हाँ बस आपने किया, दैट्स इट, आंसर सही आना चाहिए।
ठीक है। तो अब हमें क्या है मैम लॉन्ग मेथड और ये सब क्या है, तो चलो उसको हम एज ए मतलब क्वेश्चन की हेल्प से हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या गिवन है, एक्सप्रेस 0.1233333 टू पी बाई क्यू फॉर्म। पी बाई क्यू की फॉर्म में हम केवल नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग फॉर्म को ही लिख सकते हैं। मैम टर्मिनेटिंग को लिख सकते हैं, बट टर्मिनेटिंग को लिखना तो बहुत आसान है, जैसे मैंने लिख दिया 0.25, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करो पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो बच्चे क्या करेंगे 25/100 कर देंगे, 25 से कट हुआ 1 और 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/4, ये हो गया। तो नॉन टर्मिनेटिंग में इतने कोई दिक्कत नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग में जैसे आपको दिया गया डेसिमल हटाओ, डिवाइड में 100 आ जाएगा, सिंप्लीफाई करो, पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट आ गया। क्या करना है, डेसिमल हटाओ, डिवाइड में 100, 10,000, 10 जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू आ जाएगी, नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा। सपोज दैट 0.7 लिखा है, ठीक है, तो क्या करेंगे इसको 7/10 लिख दिया, भाई आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो ठीक है, हो गया अपना काम पी बाई क्यू की फॉर्म में। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन अपन स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। x इज इक्वल टू 0.12333 इन्फिनिटी। आप क्या करना है, कुछ बातों को ध्यान रखना है। डेसिमल के बाद मुझे क्या चाहिए, पहले ये ध्यान रखना होगा, डेसिमल के बाद मुझे ओनली ऐसी वैल्यू चाहिए जो रिपीट हो रही है। मैम बट ये 1 2 आ रहा है, इसको क्या करें, हटाओ। ऐसे कैसे हटा दें, भाई हटाने का एक तरीका होता है कि इस नंबर को डेसिमल के आगे लिया या डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट कर दूं। डेसिमल को 2 डिजिट के बाद शिफ्ट करना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 100 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो मल्टीप्लाई बाय 100। मैम अगर डेसिमल के बाद सारी वैल्यू सही होती तो कोई बात नहीं, हमें नहीं करना होता। ये लिखा अपन ने 100x इज इक्वल टू, तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा 12.3333। इक्वेशन नंबर 1 इसको बोल देना। अब डेसिमल के बाद केवल वही वैल्यू मेरे पास लाई करती है जो कि रिपीट हो रही है, और मुझे चाहिए भी यही था कि डेसिमल के बाद केवल ऐसी वैल्यू रहे जो रिपीट हो, ठीक है, हो गया। अब क्या करना है भाई, देखो कितनी वैल्यू रिपीट हो रही है मैम, बहुत सारी नहीं, एक ही डिजिट तो रिपीट हो रही है ना, 3 वाली डिजिट। तो अगर 1 डिजिट रिपीट होती है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो 1000 से मल्टीप्लाई करो, 4 डिजिट रिपीट हो रही है तो 10,000 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। थोड़ा मैंने गलत तो नहीं बोल दिया, नहीं, 3 डिजिट है तो 1000 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 डिजिट रिपीट हो रही है, तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है भाई, देखो जितने नंबर की डिजिट रिपीट हो रही है, 1 रिपीट हुई तो 1 0 लगना चाहिए, 2 डिजिट हुई तो 2 0 लगना चाहिए, 3 डिजिट हुई तो 3 0 लगना चाहिए, बस इतना सा ध्यान रखो। 1 डिजिट रिपीट हो रही है तो मल्टीप्लाई करेंगे बाय 10। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 1 को करना है, ध्यान रखना। तो ये तो क्या हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 123.333। इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन 2 - 1। तो देखो 1000 में से 100 जाएगा, ये आपके पास 1000 रुपीज है, 100 गए, कितने बचेंगे 900x। अब डेसिमल के बाद ये वाली वैल्यू देखो सेम है ना। अब मैम यहाँ कहाँ सेम है, यहाँ से तो आपने एक 3 ले लिया। अरे अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर हम समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल लेंगे, कुछ फर्क पड़ेगा क्या उस पर, नहीं पड़ेगा। तो ये वैसे ही था, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू में से आपने अगर एक ले भी लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अभी भी ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू, तो जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो 1 2 3 बचेगा, ये पूरी वैल्यूज ना कट हो जाएगी, तो -12 आपको यहाँ पे लिखना है। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 2 3 -12/900। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास वैल्यू मिल जाएगी। अब ये क्वेश्चन मैंने इस फॉर्म में क्यों लिखा, ये तो हो गया लॉन्ग वे। डायरेक्ट वे के बारे में हम बात कर रहे हैं, डायरेक्ट वे क्या कहता है। तो देखो डायरेक्ट वे को सॉल्व करने के लिए आपको बस इतना सा ध्यान रखना है। सबसे पहले x इज इक्वल टू लिखा, ठीक है। नंबर देखो क्या था 0.12333, तो पूरा जो नंबर था 1 2 3 बचा, मतलब रिपीट होने वाली टर्म को भी इंक्लूड कर लो, नॉन रिपीट होने वाली टर्म को भी इंक्लूड कर लो। पूरा नंबर एज इट इज लिखो, तो लिख दिया मैंने 1 2 3। माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो, नॉन रिकरिंग टर्म यानी कि नॉन रिपीटिंग टर्म को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। कौन सी थी 12, कर दो, डिवाइड बाय। अच्छा डेसिमल के बाद कितनी डिजिट ऐसी जो रिपीट हो रही है मैम, ओनली 1 विच इज 9। 1 0 रिपीट हो रही है ना, तो एक बार 9 लिख दो।
मैम ये 9 क्यों लिखा? भाई 9 ही लिखना है, चाहे 10 अगर 1 टाइम डिजिट रिपीट हो तो 9 लिखो, 2 टाइम रिपीट हो तो 99 लिख दो, 3 टाइम रिपीट हो तो 39 लिख दो, ठीक है। फिर मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो, क्या डेसिमल के बाद ऐसी वैल्यू है, मतलब क्वेश्चन में डेसिमल के बाद आपको ऐसी वैल्यू दी गई थी जो रिपीट नहीं हो रही है, मतलब नॉन रिकरिंग वैल्यू थी क्या? देखो सोचो, मैम थी तो सही, 12 थी, कितने डिजिट है? 2 डिजिट, तो क्या करो 2 0 लगा दो, ठीक है। क्वेश्चन आया समझ में? क्या करना है, पहले होल नंबर एज इट इज लिखो, माइनस नॉन रिकरिंग नंबर को लिखो, डिवाइड बाय, यहाँ पे डेसिमल वेसिमल का मतलब नहीं है, बस नॉन रिकरिंग नंबर, जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा ना मुझे तो वो लिखना है, डेसिमल के बाद हो चाहे पहले हो कोई मतलब नहीं है, डिवाइड बाय जितने डिजिट रिपीट होती है उतना 9 लिखो, और उसके साथ मैं सॉरी जितनी डिजिट ऐसी है जो कि हाँ रिपीट हो रही है तो 9, और आफ्टर दैट ऐसी अगर कोई वैल्यू है जो आफ्टर डेसिमल थी लेकिन रिपीट नहीं हो रही थी तो उतने ही 0 लगा दो। देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, बस सिंप्लीफाई कर लो। ये आ गया आपका डायरेक्ट मेथड, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 111 अपॉन 900, ये 3 से कट हो रहा है क्या? 3 से कट हो रहा है, देखो 77 अपॉन 300, ठीक है। तो ये 77 अपॉन 300 ये बन गया भाई, क्योंकि हमें और अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो और इसको सिंप्लीफाई कर लो। आया समझ में? क्या करना है इस क्वेश्चन में? प्रॉपर वे बता दिया मैंने, डायरेक्ट वे कहाँ पे अप्लाई करना है, देखो डायरेक्ट वे से आप चेक करके भी देख सकते हो, मतलब कभी क्वेश्चन देखना हो ना चेक कर लो। अब मैम मुझे ना क्वेश्चन पे मैं कर तो देती हूँ क्वेश्चन के आंसर पर, मेरे को भरोसा नहीं रहता कि मेरा आंसर सही कि नहीं है, कुछ चेक करने का मेथड है क्या भाई? अगर आपके एग्जाम में टाइम बच रहा है, ये तभी बता रहे हो टाइम बच रहा है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करके देख लो, डिवाइड करके देखोगे ना तो यही वैल्यू आएगी सेम, डिवाइड करके देखो सेम वैल्यू आ रही है तो मतलब आपका क्वेश्चन राइट है, और अगर वैल्यू सेम नहीं आ रही तो या तो आपने सॉल्यूशन में कुछ गड़बड़ की है या फिर आपने डिवाइड देने में गड़बड़ कर दी, दोनों में से एक ही बात आपके पास फॉर्म होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, ओके एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। तो अब हम देखो दोनों वे से बात करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। नंबर को x के इक्वल लिखो, 12.53 है ना, तो 53 को रिपीटिंग कर दो। अब क्या डेसिमल के बाद ऐसी वैल्यू है जो नॉन रिपीटिंग है? नहीं, डेसिमल के बाद केवल रिपीट वाला ही है तो चलेगा, इक्वेशन 1 बोल दो इसको। कितनी वैल्यू रिपीट हो रही है? 2, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो? 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? डेसिमल आगे चला जाएगा ना, 5353। मैम दूसरा 53 आप कहाँ से लिया? भाई इनफाइनाइट था, यहाँ पे लिख सकते हैं, चलेगा इतना। इक्वेशन 2 बाद में क्या करो, इक्वेशन 2 - 1 कर दो। 2 - 1 जैसे ही मैंने किया तो क्या मिल जाएगा? तो देखो 100 में से 1 गया तो 99x इज इक्वल टू 1253 - 12। x क्या मिल जाएगा? 1253 - 12 अपॉन 99। इसको अगर अपन डायरेक्ट वे से समझेंगे तब भी देखो वैल्यू क्या कहती है, मैंने क्या सिखाया था, पहले पूरा नंबर एज इट इज लिख दो। भाई देखो 53 एक बार रिपीट हो रहा है ना, ठीक है, बार बार नहीं लिखना, पहले लिखा 12 लिख दिया और एक बार 53 रिपीट हो रहा तो एज इट इज लिख दिया। लिखा मैंने 1253 माइनस वो वाली वैल्यू जो रिपीट नहीं हो रही है, तो क्या रिपीट नहीं हो रहा है? 12 डिवाइड बाय कितनी वैल्यू ऐसी है आफ्टर डेसिमल जो रिपीट हो रही है? 2 वैल्यू है तो 2 बार 9 लगा दो। डेसिमल के बाद ऐसी वैल्यू है क्या जो कि रिपीट नहीं हो रही है जैसे पहले थी? नहीं है मैम, नहीं है, तो बस ये हो, देखो दोनों सेम आंसर आ गए, ठीक है। इसी तरह से आप इसको 8.01 है, x इज इक्वल टू ये लिखा अपन ने 8.010, फिर इसके बाद ध्यान रखना ओनली 1 रिपीट हो रहा है तो ये 111 आएगा, ठीक है। क्या करना है, देखो पहले तो डेसिमल के बाद केवल रिपीटिंग टर्म रखनी है, तो पहले तो 10 से मल्टीप्लाई करो, 10x हो जाएगा, 80.1111 आ जाएगा, इक्वेशन 1। फिर डेसिमल के बाद 1 वैल्यू है तो क्या करो, 10 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, 801.111, इक्वेशन 2। 2 - 1 कर दो, किया तो क्या आ जाएगा, 100x - 10x इज इक्वल टू 801 - 80, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90x इज इक्वल टू 801 - 80, और x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, 801 - 80 डिवाइड बाय 90। अब आ जाओ अपने डायरेक्ट मेथड पे। डायरेक्ट मेथड क्या कहता है, पहले पूरा नंबर एज इट इज लिखो, x इज इक्वल टू ये लिख लिया मैंने पूरा नंबर, माइनस ऐसी वैल्यू जो रिपीट नहीं हो रही, तो ध्यान रखना देखो 0 भी रिपीट नहीं हो रहा है, 8 भी रिपीट नहीं हो रहा, दोनों रिपीट नहीं हो रहे। मैम ये तो डेसिमल के बाद है ना, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता डेसिमल के बाद हो या पहले हो,
पूरी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही तो -80 डिवाइड बाय डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू है जो रिपीट हो रही है। देखो रिपीटिंग वाला सिर्फ डेसिमल के बाद ध्यान रखना है, डेसिमल के पहले कोई रिपीट हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है। डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू जो रिपीट हो रही है, 1 वैल्यू है तो 19 लगा दो। क्या डेसिमल के बाद कोई ऐसी वैल्यू है जो रिपीट नहीं हो रही है? ऑफ कोर्स है। कहाँ है? 0 है। 1 है तो 10 लगा दो। देखो दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, 0.001 पूरे के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 0.001 और पूरे पे हमारे पास यहाँ पे बार लगा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं 0.001। अगर आप इसको डायरेक्ट वे में लिखेंगे, डायरेक्ट वे में लिखने का तरीका क्या है, पहले पूरा नंबर लिख लो 001 माइनस डेसिमल के बाद केवल वो वाली वैल्यू लिखनी है, मतलब यहाँ पे इसके बाद ऐसी वैल्यू लिखो, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में जो रिपीट नहीं हो रही, क्या रिपीट नहीं हो रहा, 0 ही है, डिवाइड बाय कितनी वैल्यू रिपीट हो रही है मैम, 3 वैल्यू रिपीट हो रही है, तो लगा दो 999, तो आंसर क्या बन गया 1/999। ये लो डायरेक्ट वे में करना तो x इज इक्वल टू, मतलब पूरा अपना सॉल्व करना तो 001 001 001 इक्वेशन 1, यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे बाय 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो 3 0 लगेंगे, ध्यान रखना। तो ये क्या आ जाएगा 1000 x इज इक्वल टू, तो ये डेसिमल 3 डिजिट के यहाँ पहुंच जाएगा 001.001001 इक्वेशन 2 इन्फिनिटी तक जा रहा है। 2 माइनस करो 1000 में से अगर 1 जाएगा तो 999x बचेगा ना, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 0 था तो 001 माइनस 0, तो देखो सेम वैल्यू आई या नहीं आई, 1 माइनस 0/999। ठीक है, समझ आ गया। आई गेस इससे ज़्यादा और डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं फॉर्म होंगे। डायरेक्ट वे भी मैंने आपको बता दिया और प्रॉपर वे भी आपको मैंने बता दिया कि कैसे लॉन्ग वे में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास देखते हैं क्या आता है, कन्वर्जन ऑफ रिकरिंग डेसिमल इनटू द फ्रैक्शन। तो हमारे पास वही था अभी जो हमने पढ़ा, तो उसका मैंने बता ही दिया। अब रिकरिंग का हमने पढ़ लिया और नॉन रिकरिंग वाली टर्म को तो हमें करना ही नहीं होता, तो बस यही आपको यहाँ पे देखना है, यही बेसिकली हमें पढ़ना था। ठीक है, ये हमारा लॉन्ग मेथड के बारे में बात करते हैं हम। क्या है यहाँ पे, तो इसको मैंने ना थ्योरी की फॉर्म में लिख रखा है। ये इसलिए लिख रखा है ताकि अगर किसी बच्चे को पूरा प्रोसीजर देखना हो कि मैम मुझे तो पूरा समझना है, मेरे को ऐसे समझ नहीं आता, लिखा हुआ चाहिए, तो लिखा हुआ भी मिल जाएगा। क्या लिखा, टेक है मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल एंड लेट इट बी इक्वल टू x, नंबर को x के इक्वल लिखना है। फिर देखो काउंट द नंबर ऑफ नॉन रिकरिंग टर्म डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, लेट इट बी n, यानी कि डेसिमल के बाद की जितनी भी रिपीटिंग टर्म है उसको देखो, मल्टीप्लाई बोथ साइड इक्वेशन बाय 10 टू द पावर n, 10 की 10 की पावर n से मल्टीप्लाई करना है। 3 वैल्यू रिपीट हो रही है 10 की पावर 3 यानी कि 1000, उससे रिपीट करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे, दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, जो इक्वेशन थर्ड में मिली थी, फिर आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। बस सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये देखो सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर वो जो उधर 99 आया था, 9 आया था, उसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो, दैट्स इट। ठीक है, नोट इसको पोस्ट करके लिख लेना अगर आप लिखना चाहते हो तो। अब अपन डायरेक्ट वे के बारे में बात करते हैं। देखो डायरेक्ट वे क्या कहता है, तो मैंने क्या बताया था सबसे पहले, टू ऑब्टेन न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट द नंबर फॉर्म बाय नॉन रिपीटिंग डिजिट, यानी कि जो नॉन रिपीटिंग डिजिट से नंबर बन रहा था ना, उसको सब्ट्रैक्ट करना है कंप्लीट नंबर से। जैसे लिखा था 2.13 बार, तो पहले 213 में से ये वाला उसको नॉन रिपीटिंग वाले को सब्ट्रैक्ट करा। ठीक है, विदाउट डेसिमल, भाई डेसिमल वगैरह को कुछ भी नहीं मानना, और जो रिपीट टर्म हो रही है उसको एक ही बार लिखना है, ये भी मैंने लिखा हुआ। टू ऑब्टेन डिनोमिनेटर टेक नंबर ऑफ 9, यानी कि कितने नंबर आ रहे हैं, 9 किसके इक्वल आएंगे, नंबर ऑफ रिपीटिंग टर्म, कितनी टर्म रिपीट हो रही है, 2 रिपीट हो रही है, 99 लगा दो। एंड आफ्टर दैट पुट नंबर ऑफ 0 इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग डिजिट, क्या कोई डिजिट है क्या जो डेसिमल के बाद है लेकिन रिपीट नहीं हो रही, नहीं है, तो बस ये इसका आंसर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, बाद में इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्लियर है, बढ़े यहाँ से आगे की ओर। नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या कहता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर और नंबर लाइन। तो अब यहाँ पे देखो दो बातें हैं। पहला तरीका, जैसे आपको नंबर दे दिया मैंने, 2 दे दिया, √2 दे दिया, √7 दे दिया, 7 तो वैसे बेसिकली नहीं आएगा, √5 आ जाएगा, √3 आ जाएगा, ये मैंने आपको इनका रिप्रेजेंटेशन करने का बता दिया। फिर नेक्स्ट आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3.6 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ मान लो 4.9 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो स्क्वायर रूट ऑफ 4.9 हमारे पास फॉर्म हो जाएगा,
या फिर अगर हम इसके अलावा देखें स्क्वायर रूट ऑफ 1.34 आ जाएगा, मतलब डेसिमल वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट अगर आ गया, उन्हें आपको रिपीट करना, उन्हें आपको चेक करना है कि उनको आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो दोनों के डिफरेंट वे होते हैं, इसका तरीका अलग है, इसका तरीका अलग है, तो हम दोनों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन की हेल्प से हम इस केस को समझने का ट्राई करते हैं कि कैसे आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्वेश्चन गिवन है रिप्रेजेंट √2 एंड √10 ऑन द नंबर लाइन। अब √2 है तो जब भी ऐसे नंबर आएंगे आप कोशिश करो कि ये नंबर किसी ना किसी का हाइपोटेन्यूस हो। ऐसे कैसे कोशिश कर सकते हैं, देखो √2 को आप क्या लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1 लिख सकते हो क्या? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो ऐसे में लिख दो इसको कि ये 1 और 1² + 1² की फॉर्म में भी लिखा हुआ है। मीन आपको क्या करना है, एक ट्राइंगल बनाना है, नंबर लाइन है, यहाँ पर एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है मुझे कि ये हो जाएगी 1, ये भी 1 यूनिट है, तो ये वाली जो वैल्यू रहेगी देखो √2 को रिप्रेजेंट करेगी या नहीं करेगी? करेगी ना, नॉर्मल सी बात है। फिर अगर मैं √5 के बारे में बात करूँ, देखो नंबर लाइन है, √5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, स्क्वायर, ये 4 + 1, 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2² + 1 लिख सकती हूँ। तो मुझे यहाँ पे नंबर लाइन में मान लो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो हम करेंगे क्या, देखो एक वैल्यू तो ले लो 2, ये वाली वैल्यू 2 वाली तक पॉइंट ले लिया, फिर एक यहाँ 0 वाले पे परपेंडिकुलर बना दो, इसमें 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे डिस्टेंस ले लो 1, तो देखो 1² और ये 2² 4 हो जाएगा ना। फिर जब आप इन दोनों को मिलाओगे राइट एंगल ट्राइंगल, ये हाइपोटेन्यूस बन जाएगा, तो ये क्या मिलेगी, √5 मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी ना। बस यही प्रोसेस आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। सेम थिंग आप बाकी सबके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, √10 है या √15 है, उनके लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो देखो क्वेश्चन में क्या करना है, सॉल्यूशन अपन स्टार्ट करते हैं। नंबर लाइन को रिप्रेजेंट किया, बोथ साइड हम यहाँ पे एरो लगाएंगे क्योंकि इनफाइनाइट टाइम तक जाती है। 0 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा -1 -2, ठीक है। अब इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, मैंने अभी बताया कि √2 को आप क्या लिख सकते हो, तो √2 = स्क्वायर रूट ऑफ 1² + 1², मतलब जो भी नंबर गिवन है उसको आप ना हाइपोटेन्यूस मान लो कि यार इसको मुझे किसी दो नंबर के स्क्वायर के फिर सम के फिर स्क्वायर रूट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। यहाँ पे मैंने लिख लिया, तो आपको क्या करना है, देखो 1 और 1 की फॉर्म में मिला, ये पॉइंट हो जाएगा 0, ये मिल गया पॉइंट 1, इसको मान लो A मान लो, ये पॉइंट B मान लो। आपको क्या करना है, पॉइंट A यानी कि 0 पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट यहाँ पे रखो और इस तरह से कर्व कट करते हैं ना, ये कर्व कट किया, ठीक है। फिर यहाँ पे रखा, ये पूरा 180 का बाइसेक्ट करेंगे, यहाँ पे रख के यहाँ कट करेंगे हम कर्व, ठीक है। देखो यहाँ पे रख के यहाँ कट किया, फिर यहाँ पे रख के आगे कट करेंगे, यहाँ पे रख के यहाँ कट किया, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन हम करते हैं। तो यहाँ पे रखा, यहाँ पे रख के इस तरह से कट किया, तो बेसिकली आपके पास देखो इस तरह से यहाँ पे जैसे पॉइंट 0 अगर अपन यहाँ लें तो यहाँ पे बन गया आपको 90 डिग्री एंगल, ठीक है। अब क्या करना है, 90 डिग्री एंगल जो भी ना, इसको ओनली 1 यूनिट का मार्क करना है। 1 यूनिट का कैसे मार्क करेंगे, कंपास को 1 यूनिट का ओपन करो, यहाँ पे रखो, आर्क कट कर दो, ये वैल्यू मिल गई मुझे ओनली 1 यूनिट यानी कि 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इस वाले पॉइंट को आप चाहो तो C बना दो, ठीक है, B और C को मिला दो, तो आप क्या लिखेंगे, हियर BC = √2, BC की वैल्यू क्या है, √2 के इक्वल है। फिर आपको क्या करना है, अपने कंपास को BC के इक्वल मेजर करो, कर लेंगे अपन। B यहाँ पे रखा और कंपास इस तरह से अपन ने मेजर कर लिया। मेजर करने के बाद आपको क्या करना, उतना ही स्केल उतना ही कंपास आपको ओपन रखो। ओपन रखने के बाद 0 वाले पॉइंट पे रखने के बाद आपको क्या करना है, एक आर्क कट करना है। यहाँ से देखो इतना मेजर किया, ये मेजर कर लिया, कितनी वैल्यू आई, √2 आ गई। यहाँ से स्केल की हेल्प से देख लिया अपन ने, डायरेक्ट कंपास से यहाँ पे रख लिया, उसका जो निडल पॉइंट यहाँ रखा और पेंसिल वाला पॉइंट यहाँ रख के मेजर कर लिया। पॉइंट 0 पे रखकर आप यहाँ से क्या करेंगे, एक आर्क बनाएंगे। अब वो देखो कहीं से भी जा सकता है, जरूरी नहीं इस पॉइंट पे जाए, इस पॉइंट के ऊपर भी जा सकता है। पहली बात ये आपको ध्यान रखना है, इतना याद करके ये इस तरह से आपने मान लो आर्क बना दिया, ये मिल गया मुझे यहाँ पे। तो जहाँ भी ये वैल्यू आएगी ना, वो क्या मिल जाएगी, देखो आपको √2 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, √2। प्रोसेसर दोबारा समझ लो, क्या करना है, सबसे पहले जो भी नंबर गिवन है उसे 2 नंबर के फॉर्म में ब्रेक करना है। 10 और 2, जैसे कि हमने इसको कर लिया 1 और 1 की फॉर्म में ब्रेक कर लिया। फिर एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन पे पहले क्या करना है, 0 है। अब 0 के बाद देखो कोई भी, जैसे कि अभी √2 था तो हमने लिखा, अगर √10 है, 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 9 + 1 यानी कि 3² + 1 लिख सकती हो, नहीं लिख सकती, लिख सकती हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ करने के बाद देखो मैं कहाँ पे ड्रॉ करती,
3 वाले पॉइंट तक मैं एक पॉइंट गिनती, मतलब जो ज़्यादा वैल्यू है ना उसको आप एक्स एक्सिस पर रखो, यानी कि इधर लिखो नंबर लाइन पे रखती। रखने के बाद वापस से मैं 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाती। अब ये वाली जो वैल्यू है ये यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है, फिर 1 यूनिट को अगर मैं इससे मेजर करूँगी तो ये वैल्यू मुझे देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया, ये 3 है ये 1 है, तो ये वाली वैल्यू √10 मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिल जाएगी। इतना मुझे कंपास मेज़र करना है। कंपास मेज़र करने के बाद मैंने 10 पे O पे 0 पे वैल्यू रखी, क्यों, क्योंकि मुझे क्या करना है 0 से लेकर ही वैल्यू कट करनी है। 0 पे रख के आपने इस तरह से एक सर्कल बना दोगे तो ये ऑलमोस्ट यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ये √10 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सभी को समझ में आया कैसे रिप्रेजेंटेशन करना है इसका, क्लियर है ना। नेक्स्ट देखो, ये रिप्रेजेंटेशन आपका यहाँ पे कंप्लीट है। दोबारा से वीडियो को पॉज करके देख लेना, इजीली समझ में आ जाएगा। फिर बता रही हूँ क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करो, ड्रॉ करी, जो नंबर की 1 है उसे 2 नंबर की फॉर्म में ब्रेक करो। ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मैंने देखा कि यार क्या क्या मुझे वैल्यू मिल रही है। ठीक है, जो भी वैल्यू मुझे मिली, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया √26, क्या आपको करना है √26 का आपको करना है, ये लिख दिया अपन ने यहाँ पे √26। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 25 + 1 लिखा। 25 को क्या लिखा अपन ने 5 स्क्वायर + 1 स्क्वायर लिख लिया। क्लियरली हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक नंबर लाइन बनाई, ये लिखा मैंने 0 1 2 3 4 5। एक वैल्यू मैंने ली 5 तक, ये वाला पॉइंट, ये इसको O मान लो, इसको A मान लो। ठीक है, फिर यहाँ पे आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल बनाया, एंगल बनाने के बाद ये देखो इस तरह से एंगल बनेगा। अब इस पे ओनली 1 सेंटीमीटर का आर्क कट कर लो। कितना, 1 सेंटीमीटर का आर्क कट कर लो। इसको पॉइंट B नाम दे दो चाहो तो। ठीक है, फिर जब आप इस पॉइंट B को इससे मिलाएंगे तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना OAB, और ये वाली वैल्यू 90 डिग्री, ये वाली हाइपोटेन्यूज है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, √26 की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। तो फिर आपको क्या करना है, इस पूरे को मेजर करो। मेजर करने के बाद देखो सारी वैल्यू हम ना 0 से स्टार्ट करते हैं। नंबर लाइन पे जब भी रिप्रेजेंटेशन आपने पढ़ा है तो ये 0 ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन, ये 0 से स्टार्ट करते हैं, ध्यान रखना। तो कंपास को आपको दोबारा 0 पे रखना है। 0 पे रखने के बाद आप पूरा एक इस तरह से सर्कल बना दो, हाफ सर्कल बना दो, तो जो भी बनेगा ना आपका इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो मिल जाएगी आपको √26। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, यही बेसिक इसका प्रोसीजर था। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब वो तो कब था, जब आपको डेसिमल वाला नंबर ना गिवन हो स्क्वायर रूट में। अगर आपको स्क्वायर रूट में डेसिमल वाला नंबर गिवन हो तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास तो समस्या क्रिएट हो जाएगी ना। समस्या नहीं क्रिएट होगी, आपको क्या करना है, नंबर लिखा है 3.18, पहली स्टेप, जितनी वैल्यू यहाँ पे लिखी है उतनी आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये कर लिया मैंने A B, ये हो गई मेरे पास 3.8 सेंटीमीटर। लाइन बना ली। लाइन बनाना स्केल से बनाना है। फिर क्या करना है, मुझे इसके आगे 1 यूनिट आगे एक्सटेंड करना है। कितना एक्सटेंड करना, ओनली 1 यूनिट। ये आ गई मेरे पास 1 यूनिट। ठीक है, तो फर्स्ट तो अपन ने बना लिया, सेकंड पॉइंट अपन ने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। किसको बाइसेक्ट करना है, AC को। बाइसेक्ट करने के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं कि पहले जो भी आपको यहाँ पे वैल्यू गिवन है, जैसे कि लिखी हुई है AC है, तो इसके हाफ से ज़्यादा आपको कंपास ओपन करना है। ध्यान रखना, आधे से ज़्यादा कंपास कितना भी कर लो, हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करके एक आर्क ऊपर कट किया, एक आर्क नीचे कट कर दिया। फिर सेम उतना ही आर्क, आप उतना ही कंपास ओपन रखना है, इस वाले पॉइंट पे रखोगे, एक आर्क ऊपर कट कर दिया, एक आर्क यहाँ पे नीचे कट कर दिया। दोनों को जब आप मिलाओगे, ठीक है, अब देखो हम तो इसको बिना मेजरमेंट के बना रही, तो हो सकता है लाइन थोड़ी सी तिरछी जा सकती है, बट जैसे ही आप दोनों को मिलाओगे, मिलाने वाला पॉइंट क्या होगा, इसका बाइसेक्टर पॉइंट होगा, उसको आप O नाम दे दो। क्या नाम दे देंगे आप इसको, O नाम दे देंगे। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से पॉइंट O से वैल्यू मेजर करनी है। मेजर कितनी वैल्यू करनी है, देखो आपको यहाँ तक समझ आ गया ना। क्या किया हमने, सबसे पहले एक लाइन पॉइंट लिया, पॉइंट लिखने के बाद हमने क्या किया, उसको आगे तक आप एक्सटेंड कर दिया, मतलब 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट आगे बढ़ा दी। फिर हमने क्या किया, इसका बाइसेक्ट किया। क्या किया, इसका बाइसेक्ट। फिर जितनी वैल्यू OA है तो OA को रेडियस बनाना है। OA को रेडियस बना के एक आप यहाँ से इस तरह से ना एक बड़ा अच्छा सा आपको सेमी सर्कल बनाना है, हाफ सर्कल बना दिया। किसको रेडियस मान के, OA को रेडियस मान के, या OC को भी रेडियस मान सकते हो। फिर आपको क्या करना है, पॉइंट जो B है, अब देखो थोड़ा ना स्टेप इसको ध्यान से समझना है। यहाँ तक कर दिया,
फिर पॉइंट बी पे आप क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। 90 डिग्री का एंगल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बना लिया। जहां तक ये कट हुआ देखो कौन सा एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। जितनी ये वैल्यू कट हुई ना, पता है ये वाली जो वैल्यू आई आपके पास, ये आई है स्क्वायर रूट ऑफ 3.8। क्या आई है ये, स्क्वायर रूट ऑफ 3.8। बी है, सी है, ओ हो जाएगा, इसको अपन क्या नाम देते हैं, डी नाम देते हैं। तो बी डी आपको मिल जाएगा 3.8 सेंटीमीटर, लेकिन स्क्वायर रूट का। फिर अब क्या करना है देखो, बट नंबर लाइन तो हमारी इस तरह से होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकल थोड़ी होती है। तो अब इसको एक्सप्रेस करेंगे। अब एक्सप्रेस कैसे करेंगे देखो, अब बच्चों पता है 1 क्यों लिया, फर्स्ट वाला पॉइंट 0 लिख लो, बी वाले पॉइंट को 0 लिख लो, इस वाले पॉइंट को 1 लिख लो, आगे फिर 1 सेंटीमीटर पे 2 लगा दो, फिर 3 लगा दो, 4 लगा दो, जो भी वैल्यूज है आप इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे। लिखने के बाद देखो हम इसको क्या करेंगे, जितना मेजरमेंट ये था उतना ही मेजरमेंट कंपास से करो। कंपास से करने के बाद यहाँ पे इस तरह से आपको एक आर्क बन जाएगा, ठीक है। जितना मेजरमेंट क्या था बीडी का, फिर सेकंड अपन क्या करेंगे, जो अपन ने ली थी ना बीडी को रेडियस बना देना है, रेडियस, एंड बी को क्या लिख देना है 0। बी को 0, अब इसीलिए पता है 1 सेंटीमीटर लिया गया था, वरना 2 भी ले सकते थे, बट मुझे पता था कि यार यहाँ पे पॉइंट आएगा तो उसको 1 सेंटीमीटर लेना है। जहाँ पर ये वाला पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है वो बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3.8 सेंटीमीटर। नहीं समझ आया तो दोबारा से वीडियो देखना, मैं फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ क्या करना है। पहले जितना नंबर गिवन है उतने नंबर की एक लाइन बनानी है, जैसे कि 3.8 था, 3.8 सेंटीमीटर की लाइन बना दी, 1 सेंटीमीटर आगे तक और मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया 1 सेंटीमीटर। फिर जो पूरी लाइन बन गई 1 सेंटीमीटर को मिलाने वाली, उस पूरे को डायमीटर मान लो, उसको बाइसेक्ट करना है। क्या करना है, उसको बाइसेक्ट। बाइसेक्ट करके तो रेडियस निकालेंगे। आप जिसे आप चाहो तो इसको मेजर करके भी हाफ कर सकते हो, ऐसे बाइसेक्ट नहीं करना हो ना तो आप उसको मेजर करो। मैम ये 3.8 है, 4.8 आ रही है, 4.8 का हाफ है 2.4, मैं तो 2.4 पे मार्क लगा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन फिर इस तरह से लाइन ड्रॉ करके एग्जामिनर को बता देना कि भाई आपने कंपास का यूज़ किया, वरना मार्क्स वहाँ पे डिडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। कर लिया अपन ने, ये बाइसेक्ट अपन ने कर दिया, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर। फिर वापस से मैंने OA को रेडियस मान के सर्कल बना लिया था। फिर पॉइंट B पर मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाया। क्या किया अपन ने, OA को रेडियस बना लिया, फिर पॉइंट B पर अपन ने 90 डिग्री का एंगल बनाया। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ये बन गया 90 डिग्री का एंगल। बनाना आपको पता है अच्छे से आता है, आप चाहो तो प्रोटेक्टर की हेल्प से बना लो, बाद में ऐसे लाइन ड्रॉ करके दिखा दो, बट उसको दिखाना है एग्जामिनर को कि आपने कंपास से बनाया। बना लिया, जितना ये मेजरमेंट आया वही आपका नंबर है। अब हम क्या करेंगे, जो पॉइंट B होता है, यानी कि जो AB लाइन अपन ने मानी थी, उसका एंड पॉइंट ही आपको 0 मानना होगा। किसका, OB लाइन मानी थी ना, जो B जहाँ पे 3.8 खत्म हो रहा था, उसका एंड पॉइंट आपको क्या मानना है, 0 मानना है, और वहीं से आपको नेक्स्ट वैल्यू स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। ये अपन ने इसको मेजर कर लिया, मेजर करने के बाद उतना ही आप आर्क कट कर लेंगे तो आपको वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक। इसकी हेल्प से आप किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट में है लेकिन वो डेसिमल फॉर्म में, तो आप निकाल सकते हैं, यानी कि उसका रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं। अच्छे से उसको नोट कर लेना, ठीक। अच्छा, ये मैं इसके कुछ स्टेप्स है, तो स्टेप्स के बारे में ध्यान से सुन लो। किसी भी रिप्रेजेंट नंबर करना है रूट एक्स को, तो क्या करना है, पहले उस नंबर को पॉजिटिव की फॉर्म में लिखा, ठीक है। ड्रॉ ए लाइन एंड मेक ए पॉइंट A ऑन इट, बना दी। मार्क ए पॉइंट B ऑन द लाइन सच दैट AB इज इक्वल टू X यूनिट, ठीक है। ये देखो हमारे पास बन गया, AB को X यूनिट के इक्वल ले लिया, वो अपन ने बनाया था ना 3.8, तो ये AB बना लिया आपने 3.8 की। 3.8 की जगह 3.6 होता तो 3.6 की। फिर फ्रॉम पॉइंट B मार्क डिस्टेंस 1 यूनिट, यानी कि 1 सेंटीमीटर आगे आपको एक्सटेंड करना है, एंड मार्क द न्यू पॉइंट एज C, नया पॉइंट बना लिया C। ABC एक स्ट्रेट लाइन बन गई ना, देखो ABC स्ट्रेट लाइन बन गई। अब इसके बाद क्या करना है, ABC स्ट्रेट लाइन तो बन गई, फिर उसके बाद उस लाइन का क्या करना है, मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट निकालना मतलब बाइसेक्ट करना है, ठीक है, बाय ड्राइंग द परपेंडिकुलर। तो वो इस तरह से लाइन बनी थी, A थी, B थी और ये C थी, ये 3.8 थी। इस पूरे का बाइसेक्ट करना है, तो यहाँ कहीं भी जहाँ भी आएगा वो बाइसेक्ट कर दिया। फिर एक सेमी सर्कल बनाना है, सेंटर हो, जो बाइसेक्ट वाला पॉइंट है उसको आपने O मान लिया। देखो नेमिंग आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, जरूरी नहीं ये रखना है। ड्रॉ ए लाइन परपेंडिकुलर AC, AC के परपेंडिकुलर आपको लाइन बनानी जो B से पास होती है, यानी कि पॉइंट B पर आपको 90 डिग्री बनाओगे, सेमी सर्कल बना लिया। जितनी ये वैल्यू आई वही आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू है। तो इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पूरा अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वीडियो को पॉज करके आप लिख लेना जैसा भी आपको कन्वीनियंट हो। ये किसके लिए है, स्क्वायर रूट में डेसिमल वाली वैल्यू। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ, बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 6.25 का अगर मैं आपको दे दूँ तो क्या करोगे,
मैम 6.25 सेंटीमीटर की एक वैल्यू लाइन बनाएंगे, 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करेंगे और उसका हाफ करेंगे। अरे रुको, 6.25 क्या लिखा है भाई, देखो 2.5 है ना, ये तो भूल गए क्या? 6.25 क्या है, 2.5 ही तो है। तो आप क्या करोगे, 2.5 सेंटीमीटर की लाइन बना दोगे। तो एक बार ये भी चेक करना कि आपको जो नंबर मिला है वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अच्छा, 4.9 को ना 0.7 मत लिख देना, क्योंकि ये 0.49 होता ना तो 0.7 लिख सकते थे, बट 4.9 की वैल्यू डिफरेंट होती है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर? यहाँ तक के टॉपिक में किसी को कोई भी आपत्ति हो तो मुझे बताओ, कोई भी टॉपिक हो जो समझ में नहीं आ रहा। आप कर लोगे इस तरह से रूट 7.5 को रिप्रेजेंट कर लेंगे ना, सेम प्रोसेस है, इसको ट्राई करना। करने के बाद नेक्स्ट देखो आपके पास टॉपिक आता है रेशनलाइजेशन। अब रेशनलाइजेशन का मतलब क्या है, जब भी आपके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ जाता है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, स्क्वायर रूट, तो हमें नहीं पसंद है, मुझे नहीं पसंद, मुझे तो हटाना है। कैसे हटाएंगे, अपने मन से तो हटा नहीं सकते, तो उसका जो प्रोसेस होता है वो रेशनलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं, वो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। क्वेश्चन लिखा है आपके पास 1/7 + 5√3। जब भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आए, रेशनलाइजेशन करना है। आप कैसे इसको करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिवाइड में। देखो जो बीच में साइन है ना, साइन यहाँ पे प्लस है तो उसका अपोजिट है, उसका नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो। 7 - 5√3 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसी से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगर ये प्लस है तो माइनस वाले से करना, और ये माइनस है तो वो प्लस वाले से मल्टीप्लाई करना है। ये आपको ध्यान रखना है, बस क्या करना है, अपोजिट साइन से आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। किसका अपोजिट साइड मैम, स्क्वायर रूट का ही अपोजिट साइन लेना है क्या? नहीं, आप किसी भी नंबर का जो बस मिडिल टर्म है ना, बीच में एक टर्म है, उसका आप स्क्वायर रूट ले लो। क्लियर? अब ये उसका आप नेगेटिव ले लो। अब ये मतलब क्या होता है, देखो ये इनको मल्टीप्लाई करूंगी तो a + b और a - b बनेगा, यहाँ तो बन गया 7 - 5√3, यहाँ बना 7² - 5√3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या मिल जाएगा, 7 - 5√3 अपॉन 7 स्क्वायर होता है 49 माइनस। तो बच्चों को हो सकता है इसमें भी दिक्कत आए, तो 5√3 का अगर होल स्क्वायर है तो क्या करेंगे अपन, 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय √3 का होल स्क्वायर। 5 स्क्वायर कितना होता है 25, √3 का स्क्वायर 3, तो कितना आ जाएगा 75 वैल्यू आ जाएगी, -75। सबट्रैक्ट कर दो, देखो कितना रिमेनिंग रह गया आपके पास, ये बन जाएगा 7 - 5√3 डिवाइड बाय 26, बट नेगेटिव, क्योंकि बिग डिजिट आपकी नेगेटिव है, दोनों को सबट्रैक्ट करोगे 26 होगा ना। ठीक, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और कि भाई नेगेटिव मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा तो ठीक है, न्यूमरेटर में से कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया तो इसको 5√3 - 7/26 भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तो दोनों ही इसके करेक्ट आंसर है, बस यही होता है रेशनलाइजेशन, और कुछ भी एक्स्ट्रा इसके अंदर नहीं है। चलो इसके कुछ क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या कहते हैं, रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। तो क्या, अब डिनोमिनेटर नहीं भी लिखा होगा ना तब भी इतना अंडरस्टूड है कि हम हमेशा डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज करते हैं, न्यूमरेटर को रेशनलाइज नहीं करना। मैम स्क्वायर रूट अगर न्यूमरेटर में आया चलेगा, अरे दौड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखा नंबर 5/√3 - √5। देखो यहाँ पे माइनस है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस से। प्लस से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि हम चाहते हैं डिनोमिनेटर में a² + b² बन जाए। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, √3² - √5 का होल स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा 5√3 + 5√5 डिवाइड बाय 3 - 5। तो क्या मिला हमारे पास यहाँ पे 5√3 + 5√5 डिवाइड बाय -2, दैट्स द आंसर। आप चाहो तो √5 कॉमन लेके लिख लो, इट्स योर चॉइस, मतलब 5 को कॉमन लेके लिख लो, जैसे आपको लिखना है ना वैसे उसको एक्सप्रेस यहाँ पे कर सकते हो। रेशनलाइजेशन समझ में आ गया भाई। देखो मेरी कोशिश यही है कि मैं एक ही लेक्चर में आपको पूरा समझा दूँ, पूरा जितना हम पढ़ सकते हैं ना उतना हम पढ़ लें, जितनी हमारी कैपेसिटी है। नेक्स्ट देखो, अगर नंबर इस तरह से लिखा और इफ a = b√2, तो आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले नंबर लिखा 3 + 2√2 डिवाइड बाय 3 - √2, मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। रेशनलाइजेशन का यही तो प्रोसेस है। अब देखो क्या किया, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 3 + 2√2 मल्टीप्लाई बाय 3 + √2, डिनोमिनेटर में लग जाएगा a² - b²।
अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9, फिर 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3√2 प्लस ये इससे √2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 6√2 प्लस फिर 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, √2 का स्क्वायर 2, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। तो इधर बन को देखो हमारे पास क्या मिल जाएगा यहाँ पे 10 प्लस, अब देखो ये भी √2 वाली टर्म है, ये भी √2 वाली टर्म है, तो दोनों आपस में ऐड हो जाएगी। ऐसे कर लो, दोनों को कॉमन ले लो तो 3 + 6 यानी कि 9√2 बन गया। 9√2 डिवाइड बाय 9 - 2 अपने पास कितना बनेगा 7। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो आपको लिखना है a + b√2 के फॉर्म में, मतलब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं चाहिए, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं 10/7 + 9/7 √2 a + b√2। कंपेयर करो तो a की वैल्यू तो आ जाएगी 10/7 यानी कि ये तो फ्री वाली वैल्यू है, और b की वैल्यू आ जाएगी 9/7। दैट्स इट। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बच्चों आपके पास यहाँ पे फॉर्म होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब रेशनलाइजेशन बेसिकली ऐसा टॉपिक है, मैं बहुत सारी आपको ट्रिक्स भी बता सकती हूँ, बट ऑल डिपेंड ऑन टाइम। समय का हमारे पास अभाव है, क्योंकि अभी हम सारी बातों को शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। अगर हम डिटेलिंग में पढ़ रहे होते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी ट्रिक्स भी होती है, किसी भी नंबर का डायरेक्ट आप स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट कर सकते हो, मतलब रेसिप्रोकल किस तरह से निकालना, तो वो भी अपन बात करते हैं। चलो देखो, x आपको गिवन है, y गिवन है, 1/x² + 1/x² पूछा गया। अगर मैं 1/x निकालूंगी 1/3 + √8 आएगा कि नहीं आएगा, मैं रेसिप्रोकल कर दूं। अब मुझे क्या करना है, रेशनलाइजेशन किया, रेशनलाइजेशन करूंगी तो यह माइनस है तो प्लस है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 3 + √8, 3 - √8 तो 1/x = 3 - √8 अपॉन a + b होल स्क्वायर, तो a - √8 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 - √8, अच्छा 3 स्क्वायर है ध्यान रखना, तो 9 - 8 बन जाएगा यानी कि 1 बन गया, तो 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 - √8। इसी तरह से अगर आप 1/y की वैल्यू चेक करेंगे तो वो आ जाएगी आपके पास 3 + √8। सेम प्रोसेस से निकालना, तो 1/x² + 1/y² करेंगे तो इसको मैं 1/x का होल स्क्वायर भी तो लिख सकती हूँ, तो 3 - √8 का होल स्क्वायर प्लस ये आपके पास आ जाएगा 3 + √8 का होल स्क्वायर। ओपन कर दो, 3 स्क्वायर कितना होता है 9 + √8 का स्क्वायर 8 - 6 √8 प्लस 9 + 8 + 6 √8, a + b होल स्क्वायर, ये कट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 34। ठीक है, 34 इनको ऐड किया, वैल्यू आ गई। दैट्स इट। अब बताएं, बहुत मतलब जो बच्चे रेगुलर हमसे पढ़ रहे हैं तो उन लोगों को ये चीज़ पता है कि अगर x की वैल्यू इस तरह से तो डायरेक्ट वो बिना कैलकुलेशन के 1/x निकाल लेंगे। मैम ऐसा कैसे करना है, तो देखो मैं थोड़ी सी ट्रिक आपको बताती हूँ। x लिखा है मेरे पास 3 + √8, दोनों वैल्यू का स्क्वायर करो। ठीक है, ये आया 9, ये आया 8। अगर दोनों का डिफरेंस 1 आपके पास आ जाता है, तो ध्यान रखना दोनों का डिफरेंस अगर 1 आ रहा है, तो अगर x की वैल्यू प्लस में है तो y की 1/x की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, देखो आ गई। ठीक है, इसी तरह से मैं लिख लिया, मान लो √5 - √4, x की वैल्यू क्या है √5 - √4, यहाँ लिख लेते हैं x = √5 - √4। ठीक है, अब √4 की वैल्यू तो आपको पता है वैसे 2 है, बट ये मैंने लिख दिया। तो अगर मैं यहाँ से 1/x आपसे पूछूं, देखो √5 का स्क्वायर करेंगे 5, √4 का स्क्वायर करेंगे 4, दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, तो 1/x की वैल्यू प्लस में फॉर्म हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक सभी को? बढ़े आगे, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। अब ये जो कुछ लॉज हैं, तो ये देखो बच्चों आप क्लास 7th 8th में बहुत अच्छे से पढ़कर आए हो, तो इसलिए हम इसको ना शॉर्ट में ही समझेंगे। क्या लिखा हुआ है, कुछ लॉ है कि अगर बेस सेम हो और पावर इस तरह से मल्टीप्लाई में हो तो नंबर आपके पास किस फॉर्म में चला जाता है, वो आपको यहाँ पे देखना है, ऐड हो जाते हैं। पावर पे पावर मल्टीप्लाई में पहुँच जाती है, डिवाइड में हो तो सब्ट्रैक्शन हो जाता है, और इस तरह से लिखा हो तो इसको डायरेक्ट कंबाइंड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक हमारे पास थिंग्स थी। एक बात ध्यान रखना, अगर लिखा है 2/3 की पावर -4, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 3/4 की पावर 4, सॉरी 3/2 की पावर 4, यानी कि a - 1 = 1/a फॉर्म होता है। ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए अब इसके क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, कुछ भी इतना डिफिकल्ट उसमें नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन समझाऊंगी, सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है,
पावर हाफ मल्टीप्लाई बाय एम स्क्वायर एन स्क्वायर, यहाँ 6 लिखा हुआ है तो पावर 1/6 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय एम स्क्वायर एन स्क्वायर, पावर 3 है तो 1/3 बन जाएगा, इज इक्वल टू एम एन होल के लिखा हुआ है। अब देखो पावर पे पावर रूल अभी जस्ट बताया, पावर पे पावर होती तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, और इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, एम एन की होल पावर 4 उस पे पावर 1/4 1/2, ताकि मेरे लिए थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा, मल्टीप्लाई बाय एम एन स्क्वायर होल पावर 1/6 मल्टीप्लाई बाय एम एन स्क्वायर होल पावर 1/3 इज इक्वल टू एम एन के। लिख लिया। अब पावर पे पावर है, मल्टीप्लाई देखो एम एन, 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगी क्या बनेगा, 2 बनेगा ना, मल्टीप्लाई बाय एम एन, इसको मल्टीप्लाई किया देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/6 करेंगे तो 1/3 बनता है, 1/3 एम एन, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2/3, और ये एम एन की होल पावर के अपने पास चल रही है। इसको अभी थोड़ी देर ऐसा लिखा रहने दो, बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी कि नहीं होंगी, एम एन की पावर 1/3 प्लस 2/3 कितना होगा 3/3, यानी कि पावर 1 हो जाएगी, एम एन होल पावर के। बेस सेम है तो देखो एम एन पावर 2 + 1 3 हो जाएगा, एम एन की पावर के, अगर बेस सेम होती तो पावर इक्वल होती ना, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आपके पास यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। तो इस तरह से आपको कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ पे अप्लाई करने, अप्लाई करके आप यहाँ पे इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखो 2 क्वेश्चन है तो वो मैं आपको ऐसे होमवर्क देने वाली हूँ, अब उन क्वेश्चन को सॉल्व करना, नहीं आते हैं देन मेक श्योर आप कमेंट करें, अगर आप कमेंट करते हैं तो उनका प्रॉपर सॉल्यूशन मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगी। नेक्स्ट देखो, अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा चलो मैं हिंट दे देती हूँ आपको इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है। ऐसे लिखा है 4x माइनस 4x, अब पावर यहाँ पे मैं अलग अलग भी तो कर सकती हूँ ना, मल्टीप्लाई 4x की पावर -1, याद करो a पावर m मल्टीप्लाई बाय a पावर n, तो क्या जाता है m + n जाता है कि नहीं जाता, तो यहाँ पे इसको -1 की फॉर्म में लिखा 24, 4 पावर x दोनों में से कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा 1 - 4 इनवर्स इज इक्वल टू 24, तो 4x 1 - 1/4 बच गया। भाई इनवर्स का अभी बताया था मैंने आपको, क्या बनता है 3/4 इज इक्वल टू 24, 3 से कट हो जाएगा 8 टाइम, तो 4x इज इक्वल टू 32। अब 32 को देखो मैं 4 की पावर में तो नहीं लिख सकती, बट हम 3 की पावर में तो लिख सकते हैं ना, इसको मैं 2 की पावर में, तो इसको लिखा मैंने 2 की पावर 2x, क्योंकि 4 को लिखा मैंने 2 स्क्वायर उसके ऊपर पावर x, तो क्या मिल जाएगा 2 की पावर 2x, यहाँ मिला 2 की पावर 5, सो 2x की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 5 मिल गई, और x क्या मिल जाएगा 5/2। नाउ फाइंड क्या करना है, देखो 2x की वैल्यू कितना है, तो 5 की पावर 5/2। अब इसको समझो, 5 की पावर 5 यानी कि 5 को 5 टाइम लिखो, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, इसकी पावर 1/2 है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट है, ऐसे समझना है बस, 5 की पावर 5 टाइम लिखा, उसका स्क्वायर रूट है, तो देखो 1 पेयर 2 पेयर बन गया, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय √5 आ जाएगा, 25 √5 इसका आंसर आ जाएगा। फटाफट से इसको नोट कर लो। ओके, एंड लास्ट हम 1-2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, तो इसको क्वेश्चंस को फटाफट नोट करना है, स्क्रीनशॉट करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। क्या करोगे यहाँ पे, एक का हिंट दे देती हूँ, x की पावर b - c बन जाएगी, पावर 1/bc लिखी हुई है, ठीक है, तो देखो पावर पे पावर है मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या बनेगा b - c/bc, इसको अलग करोगे तो x की पावर क्या मिल जाएगा, देखो 1/b/bc माइनस c/bc, तो क्या मिला x की पावर b से b कटा तो 1/c माइनस 1/b, इसी तरह से आगे वाली वैल्यू में भी कटता चला जाएगा, जैसे उनको कट करोगे तो पावर बेस सेम है, पावर ऐड करोगे तो वैल्यू आपको 1 के इक्वल, सबकी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो आंसर 1 के इक्वल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर भी अच्छा अपने में थोड़ा स्पेस था क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या करोगे 9 है, 9 को लिखो 3 की पावर, 3 स्क्वायर की पावर n हो जाएगा, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा 3 की पावर 2n, जहाँ भी 9 की पावर n लिखी हुई है, फिर यहाँ पे भी देखो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, कुछ सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, कुछ न्यूमरेटर में ट्रांसफर करना, डिनोमिनेटर में ट्रांसफर करना, और आपको m - n की वैल्यू 1 के इक्वल प्रूफ करनी। ये क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बोर्ड्स के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, बट अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मीन आपको पावर एंड एक्सपोनेंट बहुत अच्छे से समझ में आ गए, सर्ट्स आपको समझ में आ गए। ओके, तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और अच्छे से आपने स्टडी करके नोट्स प्रिपेयर किए होंगे।
कोई भी अगर बट स्टिल आपको डाउट रहता है देन मेक श्योर कि आप उसको कमेंट सेक्शन में बताएं, बताने के बाद हम उसको प्रॉपर्ली दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, और इसी तरह की बाकी वीडियोस के लिए क्या करना है, सब्सक्राइब करना है हमारे यूट्यूब चैनल को एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना है ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इस तरह से यहाँ पे वन शॉट वीडियो में पूरा अपना चैप्टर कंप्लीट कर सके। ओके बच्चों, तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, बट अंटिल देन कीप लर्निंग विद मोशन। थैंक यू।